ये कहानी ली की है, जिसके पेरेंट्स एक डायमेंशनल गेट में मारे जाते। ली के पेरेंट्स पर काफी कर्जा होता है। आमतौर पर अगर कोई डायमेंशनल गेट में मरता है तो उसके परिवार वालों को कॉम्पनसेशन मिलता है, पर जिस कंपनी ने ली के पेरेंट्स को उस डायमेंशनल गेट में भेजा था, वो कंपनी ली को कॉम्पनसेशन देने की बजाय उससे वो कर्जा चुकाने को बोलती। ली जब इंसिस्ट करता है तो फोर्सफुली उससे ये करवाया जाता है, जिसके लिए ली को माइनिंग का काम करना पड़ता है। पर माइनिंग करते वक्त ही एक डायमेंशनल गेट में अचानक उस पर हमला होता है और एक हाइब्रिड अपने हाथ को ली के पेट के आर पार कर देता है। ली समझ चुका था कि उसकी मौत तय है, पर तभी सिस्टम एक अननोन एंटिटी को डिटेक्ट करता है और ली की आंखों का रंग बदलने लगता। तभी ली अवेकन करता है शैडो से। कुछ समय पहले मेरा नाम ली ही है, एक इंटरडायमेंशनल माइनर। ये मेरा डेली का काम है कि मैं हजमत सूट पहनूं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालूं, अलग अलग डायमेंशन में माइनिंग करके एनर्जी स्टोन्स के लिए। एक बंदा कहता है, तुमने इस महीने बहुत अच्छा किया। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जरूर तुम अपने पेरेंट्स का कर्जा चुका दोगे, शायद 1 साल में। और अगर तुम आगे भी 3 से 5 साल तक यहाँ पर काम करते रहे तो तुम अपने लिए भी एक छोटा मोटा अपार्टमेंट खरीद लो। ली कहता है, हाँ जरूर, मैं बहुत मेहनत करूंगा। ली ऐसा कह तो रहा था, पर वो ऐसा करने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो कर्जा चुका देगा वो तुरंत इन सबको छोड़ देगा, क्योंकि वो और भी 3 से 5 साल यहाँ पर काम नहीं कर सकता। अलग डायमेंशंस के रेडिएशन की वजह से ही साधारण लोग अवेकन होते हैं एडवांस बीइंग्स, पर अवेकन होने का चांस लगभग 1000 में से सिर्फ 1 का होता है। इसमें जिंदगी का काफी बड़ा खतरा होता है। जाहिर सी बात है, इसी वजह से हर किसी ने सूट पहन रखा था, क्योंकि किसे पता उस दूसरी डायमेंशन में क्या हो। एक बंदा कहता है, हे क्या यही वो है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, वो जिसके पेरेंट्स 3 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए? इसे कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला, बल्कि जबरदस्ती इससे कर्जा चुकवाया जा रहा है। एक बंदा कहता है, हाँ उस वक्त पर एनजी ग्रुप ने ये बताया कि इसके पेरेंट्स ने कंपनी का मिलियंस में लॉस किया। सच में इस बच्चे की किस्मत बहुत खराब। दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं पूरे ग्रुप से लेता। बंदा कहता है, मुझे लग रहा है तुम उनकी जिंदगी लेने की बात कर रहे हो। दूसरा बंदा कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या, वो पहले ही मर चुके हैं। आखिरकार मरे हुए लोगों से कोई कैसे कुछ ले सकता है। उन दोनों लोगों की बातें इस वक्त ली भी सुन रहा था। इस वक्त ली सोच रहा था, इन्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। वो लोग माइनिंग के लिए अंदर जा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि कमजोर होना सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं, हो सकता है कि उसकी कमजोरी के पीछे सोसाइटी हो, ये दुनिया जो पागल हो चुकी है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक बंदा कहता है, हर कोई तैयार हो जाओ, हम जल्द से जल्द काम स्टार्ट करने वाले हैं। अचानक वहाँ एक अर्थक्वेक आता है और हर कोई घबराने लगता है। एक बंदा कहता है, इतना घबरा क्यों रहे हो, चिल्लाना बंद करो, ये बस एक अर्थक्वेक है। वहीं दूसरा बंदा कहता है, मैंने इससे पहले कई सारे डायमेंशनल रीजन्स में काम किया है, पर मैंने आज से पहले कभी भी अर्थक्वेक के बारे में नहीं सुना। उनके साथ ही मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब मॉन्स्टर्स की वजह से हो? क्या वो आ चुके हैं? हर कोई ये सुन के घबरा जाता है। वो लोग काम करने से मना कर देते हैं, ये बोल कि हो सकता है यहाँ पर एलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स हो, क्योंकि पहले भी हमने उनके बारे में यहीं पर सुना। इंसेक्टॉइड्स और बीस्ट रेसेस से ज्यादा खतरनाक ये एलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स होते हैं, हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। उनका लीडर कहता है, तुम सब के सब चुप हो जाओ, इस इलाके को 3 साल पहले ही अवेकनर्स द्वारा क्लियर कर दिया गया था। आखिरकार यहाँ पे हाइब्रिड्स कैसे हो सकते हैं अगर तुम लोग ये बकवास बातें करते रहे? तभी अचानक एक बड़ी सी उंगली उस लीडर के पेट के आर पर हो जाती है। हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि सुपरवाइजर मारा जा चुका है। वहाँ पर हम देखते हैं हाइब्रिड्स को, जो कि एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त वो सभी लोग डायमेंशनल एग्जिट से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे, तो भागने का कोई खास फायदा नहीं। ली उन सबसे बचकर भाग रहा था, तभी एक हाइब्रिड एक दूसरे इंसान को ली के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से ली एक पत्थर से जा टकरा जाता है। टकराव इतना ज्यादा था कि वो पत्थर टूट जाता है। जो लोग बचे हुए थे वो वापस भागने लगते हैं। ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर इसका कोई फायदा होता नहीं। तभी अचानक एक हाइब्रिड उस ट्रक के ऊपर ड्राइवर और उसके साथ बैठे इंसान को बाहर निकाल लेता है। ट्रक वहीं पर पलट जाता है और हाइब्रिड्स उस ट्रक पर ही हमला कर देते हैं। ट्रक के पलटने की वजह से वहाँ पे होता है काफी तगड़ा ब्लास्ट। ली खुद को आग की लपटों से बचाने की कोशिश करता है, बट तभी वो अपने सामने देखता है कि हाइब्रिड्स आग में जल रहे हैं, जो देखकर ली समझ जाता है कि इन हाइब्रिड्स की कमजोरी आग है। एक हाइब्रिड ली पर हमला करता है, बट ली उससे बचकर एक मसाल अपने हाथ में ले आग का सहारा लेकर लड़ने लगता है। इससे पहले ली श्योर नहीं था कि ये लोग आग से डरते हैं नहीं, या आग इनकी कमजोरी है या नहीं, पर अब जब उसके हाथ में मसाल थी और वो सभी हाइब्रिड्स उससे दूर जा रहे थे, तो ली समझ जाता है कि इनकी कमजोरी यही है। इसी वजह से ली कहता है, हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो, इनकी कमजोरी आग है। आज से 10 साल पहले अचानक पूरी दुनिया में गेट सामने आने लगे। उन गेट्स के अंदर से ढेर सारे मॉन्स्टर्स बाहर आते। वो मॉन्स्टर्स बिल्कुल ही अलग डायमेंशंस के थे, जैसे कि इंसेक्ट्स, बीस्ट, हाइब्रिड्स। रेडिएशन के थ्रू जो इंडिविजुअल अवेकन हुआ, उसके पास कुछ अलग एबिलिटीज आई, जिनका इस्तेमाल कर उस इंडिविजुअल ने मॉन्स्टर से सामना किया। इन अवेकनर्स की वजह से इंसानियत को एक काबिलियत मिली कि वो गेट्स को बंद कर सकते हैं, पर जब ये गेट्स बंद हुए तब इंसानियत
एक नए युग में पहुंच गई, एक ऐसा युग जहां उन्होंने इंटरडिमेंशनल एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर और डेवलप करना स्टार्ट किया। पर दुर्भाग्यवश हम वो अवेकनर्स नहीं हैं, हम बस साधारण लोग हैं जो कि इस दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारा सामना इन मॉन्स्टर से बचे हुए जो भी लोग थे वो आग से रिलेटेड कोई भी चीज ढूंढने लगते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। एक बंदा कहता है ये मसाल आखिरकार कब तक ही चलेगी। ली कहता है स्टोरेज रूम वहाँ पे गैसोलन है, अगर हम किसी तरह से एंट्रेंस पर आग का इस्तेमाल कर कर उसे सील कर दें तो हम तब तक सरवाइव कर लेंगे जब तक रेस्क्यूज आए। बचे हुए इंसान एक सर्कल फॉर्मेशन करते हैं और पीछे हटने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो केव के अंदर जा रहे हैं। गेट पर ही उन्हें गैसोलीन मिल जाता है। वो सभी लोग गैसोलीन को एंट्रेंस पर फैला देते हैं और अपनी मसाले उसी गैसोलीन में फेंक कर आग लगा देते हैं। एक हाइब्रिड जो कि उस आग के काफी करीब था वो उसमें जल के मारा जाता। लोग ली को थैंक्स बोल रहे थे इसलिए क्योंकि उसी की वजह से इन सभी की जान बच पाई। सभी लोग थोड़ा आराम कर रहे, पर तभी उन सभी को अपने सामने एक स्टोन स्टैचू दिखता है। एक बंदा कहता है इस स्टैचू को काफी पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था। मुझे लगता है कि सुपरवाइजर वांग ने स्टैचू को यहाँ से निकालकर ब्लैक मार्केट में भेज दिया है, पर लगता है कि अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं था। इसी वजह से शायद ये स्टैचू यहीं पर है। ली को ये स्टैचू काफी पुराना लग रहा था। वहीं एक बंदा जिसके हाथ में वॉकी टॉकी था उसे मैसेज रिसीव होता है, सेक्टर 7 सेक्टर से अगर आपको आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्ड कीजिए। वो बंदा कहता है हमारे ऊपर कुछ हाइब्रिड्स ने हमला कर दिया, जल्द से जल्द यहाँ पर मदद की जरूरत है। सामने से बंदा कहता है रेस्क्यू टीम 2 घंटे में पहुंच जाएगी, तब तक अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। इससे पहले कि फंसे हुए लोग कुछ और बोल पाते कॉल कट हो चुका था। वो टाटुकी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता। जो प्रोटेक्शन सूट इन सभी ने पहन रखा था उसके अंदर अभी बस इतनी ही एनर्जी बची थी कि ये मुश्किल से 1 घंटा या उससे थोड़ा ही ज्यादा चल। यहाँ पर जो लोग थे उनकी बीवियां थी, बच्चे थे जो कि घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। एक पर्सन कहता है डैम इट, मुझे लगता है यहाँ से निकलना ज्यादा बेहतर हो। हम सब तो नहीं बच पाएंगे पर कुछ ना कुछ तो बच ही जाए, कम से कम सभी का मरने से तो बेहतर है। ली का जो प्रोटेक्टिव सूट था वो अभी 60% एनर्जी होल्ड कर रहा। एक बंदा कहता है हर कोई मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका प्रोटेक्टिव सूट एनर्जी ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी, उन लोगों की जो कि बुड्ढे हैं या तो फिर अनाथ। ए लड़के, वैसे भी तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, तुम अनाथ भी हो, तुम्हारी जिंदगी पहले से ही नर्क है। मुझे लगता है तुम्हारी कुर्बानी काफी जायज है। अपने प्रोटेक्टिव सूट की बैटरी मुझे दे दो। ली इंसिस्ट करता है बट तभी वो बंदा लकड़ी से ली पर हमला कर देता है, ये बोलते हुए कि अभी भी इंसिस्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। ली घुटनों के बल बैठ चुका था क्योंकि उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो पर्सन ली के प्रोटेक्टिव सूट को निकालने लगता है, ये बोलते हुए कि हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, अगर इस रेडिएशन में तुम अवेकन हो गए तो तुम हम सभी की जान बचा सकते हो अपनी सुपर पावर से। ली कहता है कमीने लोग, अगर मैं अवेकन हुआ तो सबसे पहले मैं तुम सभी को मारूंगा। एक पर्सन कहता है अवेकन होने का चांस तुम्हारे लिए सिर्फ 1000 में से 1 का है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लकी हो? वो लोग लेके प्रोटेक्टिव सूट में जितनी बैटरीज लगी थी वो सारी निकाल लेते हैं। जिसके बाद एक पर्सन कहता है अब हमें किसे अवेकन करना चाहिए? कौन है वो जो अवेकन होना चाहता है? 3 में से 2 को एक पर्सन धक्का देके वहाँ से भागने लगा, ये बोलते हुए कि इन्हें ले लो, मुझे छोड़ दो। पर वो जो दोनों बंदे थे वो उस तीसरे बंदे को दौड़ाने लगे। वो बंदा ट्रक में बैठता है ये बोलते हुए डैम इट, अगर हम मरने ही वाले हैं तो हम सभी साथ मरेंगे। उस ट्रक के ऊपर ही वो स्टोन स्टैचू भी था क्योंकि उसे उसकी असली जगह से निकाल दिया गया था, जाहिर सी बात है, इसलिए ताकि इसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा सके। वो बंदा ट्रक को ले जाने लगता है और स्टोन स्टैचू वहीं गिर पड़ता है। ली भी उस स्टोन स्टैचू के पास ही था। वो ट्रक वाला बंदा ट्रक को केव से बाहर ले जाता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। हाइब्रिड्स अंदर की तरफ आने लगते हैं। वहीं अचानक वो स्टैचू एक क्लपी सी स्माइल करता है। ली कहता है क्या तुम हंस रहे हो? इवन तुम्हारे जैसा एक स्टोन स्टैचू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। अचानक एक हाइब्रिड उस स्टैचू का सर फोड़ते हुए ली के सामने आता। ली के दिमाग में यही चल रहा था, आखिर मैं ही क्यों, मुझे ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तभी वो हाइब्रिड अपना हाथ ली के पेट के आर पार कर देता है। ली को पता चल चुका था कि यही उसका आखिरी समय है। वो सोच रहा था ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कमजोर है। अचानक उसके सामने ढेर सारे चेहरे दिखते हैं, जो चेहरे उसके ही रिश्तेदारों के थे जिन्होंने ली के पेरेंट्स के मरने के बाद उसे नहीं स्वीकारा। वो यही कहते कि आखिरकार जब तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं तो इसका हमसे क्या लेना देना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका कर्जा नहीं चुकाओगे। हर किसी ने ली के साथ बुरा बर्ताव, उसे धोखा दिया और इवन घर तक निकाल दिया। ली अपने पेरेंट्स की मौत का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था ताकि वो कॉर्पोरेशन में रिपोर्ट कर सके और कम से कम कर्जे से बच सके, पर लोगों ने उसे ये भी नहीं करने दिया। उसने जो भी लेटर्स लिखे थे उन सभी का कोई फायदा नहीं हुआ। लोग उससे यही कहते हैं कि सच्चाई ये है कि तुम्हारे वाहियात पेरेंट्स की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था, उनके इलीगल ऑपरेशंस की वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। ली से जबरदस्ती कर्जे का पैसा लिया गया, जहां उसे टाइम तो मिला पर हर महीने उसे 3000 इंटरेस्ट के रूप में चुकाना पड़ता। ली के पास कोई रास्ता नहीं था और वो एक इंटरडायमेंशनल माइनर बन गया ताकि वो कर्जा चुका सके। और आज वो इस हालत में है जहां एक हाइब्रिड का हाथ उसके पीठ के आर पार हो चुका है, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था मैं कुछ भी कर लूं मेरा मरना तय है। पर मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। क्या हुआ, मैं कमजोर हूँ? ले उस हाइब्रिड के
कंधे पर काट लेता है, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड ली को जमीन पर फेंक देता है। ली के पेट में एक बड़ा सा होल हो चुका था। तभी बिल्कुल उसी स्टोन की तरह एक शैडो वहाँ पर दिखती है। वो शैडो कहता है, मुझे लगा था तुम्हारे अंदर कुछ तो पोटेंशियल होगा, पर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, जो कि बस किसी तरह से अपनी मौत को टालना चाहते हो। ली कहता है, कम से कम मैंने उस हाइब्रिड को एक बार काटा तो तुम्हारा क्या, उस हाइब्रिड ने तो तुम्हारे स्टोन स्टैचू के सर को कुचल दिया। शैडो कहता है, तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने इस शरीर को मेरे हवाले कर दो। ली मना कर देता है, ये बोलते हुए, तुम्हारे जैसे बदसूरत फ्रीक से कंट्रोल होने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। शैडो जोर से हंसने लगता है। शैडो कहता है, मेरे सामने सबमिट करने से मना कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास मना करने का अधिकार है? तभी अचानक शैडो सिस्टम एक्टिवेट होता है। ली के पास से ढेर सारी शैडोज निकलने लगती हैं और सीधे हाइब्रिड पर हमला कर देती हैं। ली पूरी तरह से बदल चुका था, उसकी बॉडी पर उस शैडो का ही कब्जा था। शैडो कहता है, वो जिसने मेरे स्टैचू को कुचला वो तू ही है ना? मैं बहुत ही सनकी हूँ, मैं कभी भी अपने बदले को भूलता नहीं। शैडो हाइब्रिड के सर को कुचल देता है और भी हाइब्रिड्स शैडो पर हमला करते हैं, बट उसके एक ही इशारे पे वो सारे हाइब्रिड्स मारे जाते हैं। जिसपे ली के अंदर मौजूद शैडो कहता है, इनकी महक तो सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, अब कौन बचा है? ये कचरे जो कि खुद को इंसान कहते हैं। शैडो ने उन सभी को पकड़ लिया था। उनमें से एक बंदा कहता है, ली आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारी मदद की, देखो अब तुम सुपर हीरो बन गए। अगर तुमने हमें छुआ भी तो मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। ली के पास से ढेर सारी शैडोज निकलने लगती हैं। शैडो कहता है, मैं काफी क्यूरियस हूँ कि अगर मैं ये शरीर तुम्हें दे दूं तो तुम इनके साथ क्या करोगे? शैडो ने ली की बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर दिया था और अब वो पूरी बॉडी का कंट्रोल ली को दे देता है। ली कितना सल लगता है। सामने मौजूद एक बंदा रहम की भीख मांगने लगता है। एक कहता है, तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम तो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे भी अगर हम नहीं होते तो तुम ये कभी जान ही नहीं पाते कि तुम एक अवेकनर हो। ली कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? वो बंदा कहता है, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझो कि कुछ हुआ ही नहीं था और हमें जाने दो। ली कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, इवन मैं तो यहाँ से तुम्हारी निकलने में मदद भी करूंगा। ली उन सभी के मास्क निकाल लेता है। इटली टब में अचानक आने की वजह से उन्हें खून की उल्टी होती है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। बचे हुए लोगों की तरफ ली बढ़ रहा था। वो बचे हुए दो लोग भी बोल रहे थे कि हमें जिंदा छोड़ दो। ली उन बैटरीज को दोनों लोगों को देता है। ली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों ने ली की जान लेने की कोशिश नहीं की थी। इनकी बजाय सिर्फ वो तीन थे जिन्होंने ली से बैटरीज छीनी थी। शैडो कहता है, तुम कर क्या रहे हो? इन्हें जिंदा छोड़ना आगे चल के तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ली कहता है, जो बजाओ, मुझे क्या करना है ये तुम नहीं बताओगे? शैडो कहता है, चलो देखते हैं आखिरकार कब तक तुम ऐसे बर्ताव करते हो। क्या ऐसा ही बर्ताव तुम तब भी करोगे जब तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी? केव से बाहर और भी हाइब्रिड्स मौजूद थे जिन्होंने बाहर मौजूद सभी माइनिंग करने वाले लोगों को मार डाला था। ली का सामना उन सभी हाइब्रिड से होता है। ली कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि केव के बाहर इतने सारे होंगे। वहीं शैडो कहता है, अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है, या तो इस बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो या तो इनके साथ तुम खुद लड़ो। पर तुम इनसे लड़ोगे कैसे? सामने देखकर ही तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोचो, मेरी शक्तियों के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ली हाइब्रिड से बचने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे क्या करना है ये तुम नहीं बताओगे। ली खुद को काफी ज्यादा फ्रीली मूव कर पा रहा था। एक हाइब्रिड पीछे से ली पर हमला करता है। ली को अचानक ये रियलाइज होता है और वो अपने रिफ्लेक्स की वजह से उस हाइब्रिड से बच जाता है। ली के रिफ्लेक्स उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। एक हाइब्रिड ली पर हमला करता है। शैडो कहता है, भले ही इस वक्त तुम्हारे साथ शैडो सिस्टम है, पर फिर भी तुम यही कर सकते हो। तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है, सच में किसी काम के नहीं हो तुम। बट तभी ली अपने हाथ में शैडोज को कलेक्ट करता है एंड एक जोरदार पंच उस हाइब्रिड को रखता है। ली की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, बट उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अगर वो हमला करेगा तो इससे उन हाइब्रिड्स को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इस वक्त ली के हाथ में कोई वेपन होता तो जरूर चीजें थोड़ी बदल सकती थी। तभी शैडो से बना हुआ एक डैगर उसके हाथ में आ जाता है। हाइब्रिड हमला करता है और ली भी उस डैगर से हमला कर हाइब्रिड को बीच में से काट देता है। ली समझ चुका था कि वो अब हाइब्रिड्स को मार सकता है क्योंकि वो भी एक अवेकनर बन चुका है। एक हाइब्रिड ली पर हमला करता है। ली उसकी गर्दन काट देता है। आखिरकार ली एक एक करके उन सभी हाइब्रिड्स को मारे जा रहा था। अब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो भी फाइट बैक कर सकता है। थोड़े समय बाद ली काफी थका हुआ था, चारों तरफ खून फैल रखा था और साथ में हाइब्रिड्स की लाशें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफी समय बाद का सीन। ली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। एक नर्स कहती है, कोई भी इंजरीज नहीं, ना ही कोई बीमारी और ना ही इस पर कोई लीथल अटैक हुआ है, पर फिर भी ये अभी तक जागा क्यों नहीं? डॉक्टर कहता है, जो भी अवेकनर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अवेकन होने पर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा घट जाती है और फिर नए लेवल के फिजिकल स्ट्रेंथ को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है। नर्स को जब ये पता चलता है कि ये एक अवेकनर है तो वो पूछती है कि आखिर इसका लेवल क्या है। डॉक्टर कहता है, एक्साइटेड तो मैं भी हूँ ये जानने के लिए, पर जब ये उठेगा तभी हमें पता चलेगा। तब तक चलो नेक्स्ट रूम में वेट करते हैं। वो नर्स ली को देखकर काफी इंप्रेस थी क्योंकि ली काफी हैंडसम लग रहा था उसे। नर्स चली जाती है और डॉक्टर भी चला जाता है। शैडो ली की बॉडी से बाहर आता है और कहता है, आखिरकार ये इंसान इतने कमजोर क्यों होते हैं?
इनकी प्रजाति ही ऐसी होती है, बिल्कुल ई क्लास की। मेरे स्टेटस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर कोई अवेकनिंग करता है तो उसे एटलीस्ट एस क्लास या तो फिर बी क्लास के आसपास होना चाहिए, वो भी वर्स्ट के सिनेरियो में। पर अब देखो, मुझे इस ई क्लास वाले ह्यूमन के अंदर रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर ये ह्यूमन एक जॉन एक्स का ई क्लास है। यकीन नहीं होता कि इसके अंदर इतनी पावर थी कि ये शैडो सिस्टम को अवेकन कर पाया, वो भी पहले ट्राई में। ये काफी दिलचस्प बात है। वैसे तो ये साथ में काफी शर्म की भी बात है, क्योंकि अगर मेरी ताकत के 10,000 हिस्से किए जाए तो भी ई क्लास का अवेकनर उनमें से सिर्फ एक हिस्से का इस्तेमाल कर पाएगा। शैडो की बातें सुनकर ली को भी होश आ जाता है। ली पूछता है, आखिर तुम हो क्या? बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? शैडो कहता है, मेरी बात सुनो, मैं हूँ सांगोजी, एंशिएंट सुप्रीम लाइनेज से वो लॉर्ड जो कि सारे रेज और रेयंस का ध्यान रखता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपने शरीर को मुझे दे दो, और जब मैं अपने सिंहासन को उन लोगों से हासिल कर लूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगा। ली ने पहले कभी ये नाम सुना नहीं था तो उसे लग रहा था कि ये बस बातें बना रहा है। ली कभी भी एक कॉकरोच की तरह दिखने वाले क्रिएचर जो कि काफी डार्क और बदसूरत हो, उसे अपना शरीर नहीं दे सकता। सॉन्ग कहता है, कॉकरोच डार्क और बदसूरत, आखिरकार तुम्हारे जैसे एक तुच्छ इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हो? खैर, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द अपना शरीर मुझे हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर हो। ली सोचता है, आखिरकार ये मेरा शरीर क्यों चाहता है? क्या ये कोई स्पिरिट पोजीशन है? नहीं, कहीं लस्ट की वजह से तो ये मेरे शरीर के पीछे नहीं पड़ा है। जाहिर सी बात है, मेरा शरीर काफी हैंडसम, तभी इसे मेरे शरीर में दिलचस्पी है। ये पर्सन तो काफी अजीब लग रहा है, इसे मैं गुस्सा नहीं दिला सकता। पर क्या हो अगर ये जबरदस्ती मुझसे ये शरीर ले ले? मेरा मतलब ये नामुमकिन तो नहीं है, पर ये भी हो सकता है कि हमारा जेंडर अलग हो। काफी चीजें हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर मैं करूं क्या? ली ये सभी बातें सोच रहा था। शैडो भी ली की सोच पढ़ सकता है, इसी वजह से वो काफी भड़कते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। आखिरकार ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? एक तो पता नहीं कैसे मैं इस ई क्लास ह्यूमन के बॉडी के अंदर फंस गया। अगर चीजें उस वक्त बदतर नहीं हुई होती तो मैंने जरूर इसकी बजाय उस बुढ़े को चुन लिया। शैडो या तो फिर कहें कि सॉन्ग एक पोर्टल ओपन करता है और उसी के अंदर ली को फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर इन 3 दिनों के अंदर तुम डी क्लास तक नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली को समझ नहीं आता है कि अभी तो वो हॉस्पिटल में था, अचानक से वो यहाँ कैसे आया। शैडो बताता है कि इस रियाल के अंदर ई क्लास का ट्रायल होता है और यहाँ पर इंसेक्ट नेस्ट है। एक मॉन्स्टर केव से बाहर आता है जो कि होता है सील्ड आर्मर बीटम। ली को पहले ही सांग ने पजेस कर रखा था तो उसका ट्रायल काउंट रिफ्रेश हो चुका था। ली को सील्ड आर्मर बीटल के बारे में पता चलता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इसका नाम कैसे जानता। उसने तो इस प्रजाति को कभी देखा तक नहीं। सांग कहता है, जो शैडो सिस्टम मैंने तुम्हें दिया है उसके पास ये सारी नॉलेज है, तो इसका इस्तेमाल करो। ली डैगर से उस बीटल पर कई सारे हमले करता, पर क्योंकि उस बीटल का आर्मर काफी ज्यादा मजबूत था, इसी वजह से वो उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता और ना ही कट। बट तभी उसे एक ब्लाइंड स्पॉट दिखता है जो कि बीटल के पीछे था। ली सीधे वहीं पर पहुंचता है और ब्लाइंड स्पॉट पर हमला कर देता है, बट बीटल इस हमले को ब्लॉक कर जाता। ली खुद को संभालते हुए थोड़ा पीछे जाता। सांग कहता है, किसी काम के नहीं हो तुम टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करे इसे खत्म कर देना चाहिए था। ली हमला करते हुए कहता है, मैं कैसे लड़ूंगा इससे? तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सांग कहता है, ठीक है फिर, अगर तुम मर गए और इससे जीत नहीं पाए तो मुझसे मदद की भीख मत मांगना। ली हमले किए जा रहा था पर उसके हमलों का इस बीटल पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। इवन वो बीटल ली पर काउंटर अटैक कर ली को ही ओवरपावर कर देता है। ली काफी तेजी से पीछे की एक चट्टान में जाकर टकराता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। सांग कहता है, ई क्लास के कमजोर इंसान, उठो और लड़ो उससे। ली देखता है कि उसके कंधे पर उस बीटल का खून लगा हुआ है जो कि हरे रंग का। तभी उसे बीटल के एक टेंटिकल पर वही खून दिखता है जो देख ली समझ जाता है कि इस बीटल की असली कमजोरी क्या है। इसीलिए वो कहता है, मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली। सांग को रियलाइज होता है कि शायद ली शैडो सेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ली उस बग पे हमला करके उसकी एक टांग काट डालता। सांग कहता है, कम ऑन, इतना सब कुछ सिर्फ एक टांग काटने के लिए इतनी मेहनत क्यों? आखिरकार इससे फायदा क्या? तब जाके ली बताता है कि अगर उसके पास एक टांग नहीं रहेगी तो उसका जो वीक पॉइंट है उसे हिट करना काफी आसान रहेगा। सांग समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ली किस वीक पॉइंट की बात कर रहा है। ली को पता था कि अगर उसे हमला करना है तो एक इफेक्टिव वेपन तो चाहिए ही। इसी वजह से वो शैडो का एक वेपन जनरेट करता है जो कि काफी हद तक एक स्पीयर की तरह है। अगले ही सेकंड वो बग के नीचे जाता है और उसके वीक पॉइंट यानी कि उसके एब्डोमेन में हमला कर देता है। ली ये पहले ही समझ चुका था कि आखिरकार ये बग हमेशा लेट के क्यों नड़ रहा है। इसके पीछे का कारण ये था कि इस बग का जो वीक पॉइंट होता है वो उसका एब्डोमेन होता है जो कि निचले हिस्से में था। ली के इस हमले की वजह से वो बग मारा जाता है और ली
जीत जाता। सांग कहता है सिर्फ एक ई रैंक सील आर्मर बग को मार के तुम इतना हंस रहे हो, सच में इतने कमजोर हो। ली को एक एनर्जी स्टोन मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने इससे पहले किसी मॉन्स्टर को डिफीट भी किया था, तो उससे ली को इस एनर्जी स्टोन नहीं मिला था, इसीलिए वो थोड़ा हैरान होता है। जिसपे सांग बताता है सच में इतने बेवकूफ हो, ये एक एनर्जी स्टोन है जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। अचानक से केव की तरफ से आवाज आने लगती। ली समझ जाता है कि कुछ तो है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। सांग बताता है कैसा रहेगा अगर तुम शैडो सेंस का इस्तेमाल करो। ली को पता नहीं था कि आखिरकार ये कौन सी स्किल है, जिस पे सांग बताता है तुम्हें बस अपनी शैडो एनर्जी को अपनी आंखों में फोकस करना है और तुम्हारी शैडो सेंस स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। ली बिल्कुल ऐसा ही करता है। शैडो सेंस इस वक्त लेवल 1 पर होता है। जैसे ही शैडो सेंस एक्टिवेट होता है, ली को रियलाइज होता है कि उसकी तरफ एक ताकतवर हमला हुआ है। तभी वो उस हमले को डोज करता है और हम देखते हैं कि वो हमला एक डॉट वेपन था जिसमें कि पॉइजन लगा हुआ है। ली समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये डार्टिंग कर क्यों रहे हैं। तभी अचानक दोबारा उस पर हमला होता है और वो दोबारा शैडो सेंस का इस्तेमाल कर बच जाता है। ली सांग से पूछता है क्या तुम्हारी शैडो सेंस स्किल किसी काम की नहीं है? आखिरकार मैं सब कुछ क्लियरली देख क्यों नहीं पा रहा? सांग बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरी स्किल यूजलेस नहीं है बल्कि तुम्हारी ताकत है, तुम बहुत कमजोर हो। ली जब ये कमजोरी वाली बात सुनता है तो वो सारी शैडो एनर्जी को एक ही जगह पर कलेक्ट करने लगता है। इधर सांग ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक ई रैंक का अवेकनर शैडो एनर्जी की स्किल को इस प्रकार से कंट्रोल कर पा रहा है। जाहिर सी बात है सांग को अब ये सारी चीजों में काफी दिलचस्पी आ रही थी। ली बेकन जब शैडो सेंस स्किल को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीखता है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त उसका सामना वॉर प्रेपर बग, जिसे कि हेड रिपर कहा जाता है, उससे हुआ है। साथ में स्टिंगर शटर जो कि वेनमस स्पाइन काफी दूर से शूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों बग्स ई रैंक के होते हैं। ली को इन दोनों बग्स के बारे में जानकारी इसलिए थी क्योंकि उसने ऑलरेडी नॉलेज बेस को एडप्ट कर लिया था, जो कि सांग की नॉलेज थी। ली को पता चलता है कि इस वक्त उसे ढेर सारे बग्स ने घेर रखा है। तभी ढेर सारे बग्स ली पर हमला करते। ली पीछे हटते हुए एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो हर तरफ से हो रहे अटैक को ब्लॉक कर सके या तो फिर उसे डिफ्लेक्ट कर सके, जो देखकर सांग काफी इंप्रेस होता है। ली अचानक एक ही बार में शैडो एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है तुम सभी दूर हट जाओ, जिसकी वजह से वो सारे बग्स पीछे की तरफ गिर पड़ते। हमें पता चलता है कि ली ने ऑलरेडी शैडो सेंस के सेकंड स्टेज को अवेकन कर लिया है और ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि सांग ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि एक मामूली सा ई क्लास का बंदा इतनी आसानी से शैडो सेंस के सेकंड स्टेज पे पहुंच जाए। ली जब उन सभी बग्स से लड़ना स्टार्ट करता है तो उसे उन सभी बग्स की मूवमेंट्स बहुत ही स्लो डाउन लगती है, वो भी उसके शैडो सेंस की वजह से। शैडो सेंस की वजह से ही ली को अब उन बग्स के वीक पॉइंट पर पर्पल कलर की लाइट दिखती है जो कि ग्लो कर रही थी, तो समझ जाता है कि उसे वहीं पर अटैक करना है। सांग बताता है कि ये सारी एडवांटेज शैडो सेंस की सेकंड स्टेज अवेकनिंग की वजह से मिली है। इधर ली को रियलाइज होता है कि सारी बग्स की जो वीकनेस है वो उनकी निचली तरफ, तो इसीलिए वो जमीन पे अपने दोनों हाथों को पटकता है जिसकी वजह से जमीन से ढेर सारी शैडोज की स्पीयर बाहर निकलती है और वो सभी बग्स मारे जाते। ली ने ये जो हमला किया था, इस हमले का नाम था शैडो स्पाइक, जिसकी मदद से ग्राउंड से शैडोज को ड्राइव किया जा सकता, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में पियर्स करती हैं, जिसकी वजह से एरिया काफी डैमेज होता। इन हमलों की वजह से जाहिर सी बात है ढेर सारे बग्स मारे जाते हैं और ली को और भी स्टोन्स मिलते हैं। जिन एनर्जी स्टोन्स को ब्रेक थ्रू करके ली अपनी रैंक इंक्रीज करने की कोशिश करता है और अब वो डी क्लास पे पहुंचने की प्रोग्रेस में 2.7% कंप्लीट कर चुका। ली को रियलाइज होता है कि अगर वो एक शूटर को मारता है तो इससे उसे 0.7 ब्रेक थ्रू वैल्यू मिलती। और अब जब ली को उन सभी के वीक पॉइंट के बारे में पता है तो ली के लिए डी रैंक पर पहुंचना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हो। ली उन बग्स को खत्म करना शुरू करता है और उसका डी क्लास ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस इंक्रीज होता चला जाता है। थोड़े समय बाद ली का वर्क थ्रू प्रोग्रेस 5.3 पहुंच चुका हो। हम देखते हैं अचानक ली पर एक मिस्टीरियस अटैक हो जिसके बारे में ली को अंदाजा नहीं था, बट फिर भी वो इस अटैक को डोज कर जाता। सांग बताता है कि तुम्हारा रिएक्शन तो तेज है पर तुम्हारा दिमाग अभी भी धीरे है, जो कि तुम्हारी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। असल में ये जो हमला हुआ था वो एक काफी पावरफुल बग यानी कि वॉर बग ने किया था। ली अपने शैडो डैगर को एक विप में कन्वर्ट करता है और सीधे उस बग पे अटैक कर देता है। दूसरे हाथ से शैडो का एक डैगर क्रिएट करते हुए ली उस वॉर प्रीपर बग की फेकनेस रिकॉर्ड करने के बाद ही उसे खत्म कर देता है। तभी वहां मौजूद दूसरे बग्स ली पर दूर से अटैक करते हैं, बट ली दोबारा वेब का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक में उन्हें बीच में से काट देता है। अभी तक ली की प्रोग्रेस 12.1% तक पहुंच चुकी होती। ली दोबारा हमला करता है और वहां जितने भी बग्स मौजूद होते हैं ली उन्हें अपने वेब का इस्तेमाल करते हुए एक एक कर खत्म किया जाता है। इधर सांग ये देखकर काफी इंप्रेस होता है। उसे अब ये लग रहा था कि एटलीस्ट उसकी पावर किसी वर्दी पर्सन को मिली है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो ये जो पर्सन है वो देखने में काफी अगली है, बट फिर भी सॉन्ग को थोड़ी तो उम्मीदें थी।
सॉन्ग कहता है शैडो का गिफ्ट ही शैडो सेंस है, जो कि तुम्हारे सेंसेस, रिफ्लेक्स, स्ट्रेंथ और शैडो एनर्जी के कंट्रोल को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देता है। इसी वजह से तो शैडो सेंस को गिफ्ट कहा जाता है। अभी तक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 34.2% पहुंच चुका होता है, पर शैडो सेंस का ये गिफ्ट एक कीमत पे आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेंटल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, या तो फिर कहे कि कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से तुम्हें चक्कर भी आ सकता है। और अगर तुम शैडो सेंस एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है तुम मर भी सकते हो। ली अब अपनी लिमिट पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसका विजन ब्लरी होने लगता है। अचानक एक बग ली पे पीछे से हमला करता है, जो कि काफी फेटल अटैक था। ली को इसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती, बट इसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ऐसी ताकत मिलने के बावजूद भी अगर मैं अपना बदला ना ले सकूं तो मैं किस काम का। मैं यहाँ पर हार कैसे सकता हूँ? अभी तक समय जो बचा था वो होता है 15 घंटे 28 मिनट और 42 सेकंड। ली के दिमाग में यही ख्याल चल रहे थे कि एनजी ग्रुप के उन कमीनों ने आखिरकार हिम्मत कैसे की उसके पेरेंट्स की डेथ की सच्चाई को छुपाने की और मुझसे जबरदस्ती कर्जा चुकवाया। ये गुस्सा ली के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा मेंटली स्ट्रांग बनता है और उन बग्स को खत्म करना शुरू करता है। अब तक काफी समय बीत चुका था और उसकी प्रोग्रेस 58.7% पहुंच चुकी होती है। साथ में ही उसके पास जो टाइम बचा था वो था 8 घंटे 13 मिनट 26 सेकंड। समय ऐसे ही बीतता जाता है और ली की प्रोग्रेस 60% होती है। समय बचा हुआ होता है 5 घंटे 45 मिनट 47 सेकंड। ऐसे ही करके ली डी क्लास ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस के 94.8% को अचीव करता है, ये सोचते हुए कि उन्होंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति था, और अब जब मेरे पास ताकत है ये सब बदलने की तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपना बदला लेके रहूंगा। मैं उन घमंडी कमीनों को दिखाऊंगा कि आखिरकार नर्क क्या होता है। अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने मैं उनसे घुटने टिकवाऊंगा और माफी मंगवाऊंगा। ली उन बग्स की लाशों के ढेर पर बैठा हुआ होता है। अभी तक उसकी डी क्लास ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 95.4% हो चुकी होती है। बचा हुआ समय 2 मिनट 15 सेकंड होता है। इधर ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर सॉन्ग काफी हैरान रह जाता है और उसे यकीन होता है कि असल में इंसान के अंदर जो नफरत होती है वो शैडो सिस्टम के साथ काफी कंपैटिबल है। ये नफरत शैडो एनर्जी को और भी ज्यादा नरिश करती है। सांग कहता है समय जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो जल्दी इन सबको खत्म करो। द क्लास ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 96.1% हो चुका होता है। अब समय बचा था सिर्फ 15 सेकंड। समय और घटता है, अब सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। सांग समझ जाता है कि ली क्या करने वाला है। अब आखिरी के 3 सेकंड बाकी थे। ली का प्लान था अपने अंदर मौजूद सारी शैडो एनर्जी एक ही बार में रिलीज करना। सांग थोड़ा घबरा उठता है। ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है। ली जवाब देता है, मैं बस इस ब्रेक थ्रू से थोड़ा ही दूर हूँ। जब तक मैं ताकतवर बन सकता हूँ मैं हर चीज दांव पे लगाऊंगा। अगले ही सेकंड सांग अपने डैगर को शैडो से इम्ब्यून करता है, वहाँ बचे हुए सभी बग्स पर हमला करता है। और जैसे ही बचा हुआ समय खत्म होता है हम देखते हैं द रैंक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 10% कंप्लीट हो चुका है। ली का रैंक इंक्रीज होता है और अब वो डी रैंक का हो चुका है। ली हाफ रहा होता है। सांग हंसते हुए कहता है बड़ी मुश्किल से तुम डी रैंक पर पहुंचे, स्वागत है तुम्हारा न्यूबी। ली की नजर वहां पड़े एक हथियार पर जाती है। सॉन्ग बताता है ये बागनेस्ट हमारी ट्राइब्स का बिगनर ट्रायल ग्राउंड है। जो तुम्हें डैगर दिख रहा है वो तुम्हारे ह्यूमन रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मिला है। हो सकता है ये ए रैंक का हो। ली जब उस डैगर को उठाता है तो उसे एहसास होता है सांग के लिए ये बस एक डैगर है, लेकिन उसके लिए ये किसी सॉर्ड जैसा है। सॉन्ग कहता है अगर मेरी शैडो एनर्जी से तुलना की जाए तो इन वेपन्स की वैल्यू कुछ भी नहीं। ली वहां से 4 हथियार कलेक्ट करता है, एक स्वॉर्ड, ब्लैक गोल्ड डैगर, मांगलियान डैगर और वफेंग डैगर। वो इन्हें अपनी शैडोज में स्टोर कर लेता है। सैंग पूछता है क्या तुम इन सब का किसी और तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो? ली कहता है हाँ, मैं इन्हें बेच सकता और सिर्फ द रैंक अवेकनर्स ही इक्विपमेंट सेल कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप होगा रजिस्ट्रेशन हॉल। पोर्टल का इस्तेमाल कर ली पहुंचता है रजिस्ट्रेशन हॉल में, लेकिन उसे ई क्लास मिलती है। ली पूछता है ई क्लास क्यों? सामने खड़ी लड़की कहती है भले ही तुम्हारे फिजिकल स्टैट्स बेहतर हैं, लेकिन जब हमने डिटेक्ट किया तो तुम्हारे अंदर कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशंस नहीं दिखी, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ ई क्लास में ही रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड्स की मानी जाए तो ली पहले से ही एक माइनर के रूप में रजिस्टर्ड था। ये रैंक अवेकनर्स को 15% पे रेज मिलता है। अब हम देखते हैं ली जा रहा होता, उसके साथ सैंग भी बातें कर रहा था। जाहिर है सैंग को सिर्फ ली देख सकता है, बाकी कोई भी नहीं जब तक सैंग खुद ना चाहे। ली कहता है ये शैडो सिस्टम काफी अजीब है। सैंग बताता है तुम्हारा ह्यूमन परसेप्शन इस शैडो एनर्जी को सेंस ही नहीं कर पा रहा, ये लिमिटेड है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें तुम्हारे अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस दिखे ही ना। ली को ये बात बेहतर लगती है क्योंकि अगर उसकी शैडो एनर्जी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगी तो ये उसके लिए और भी फायदेमंद होगा। लेकिन ली के लिए अब प्रॉब्लम थी, वो इक्विपमेंट्स को बेचे कैसे, क्योंकि वो डी रैंक तक पहुंचा ही नहीं। अगला सीन दिखाता है ली ब्लैक मार्केट में प्रवेश करता है।
जहाँ ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं। ब्लैक वर्ल्ड सुनकर सांग कहता है ये तो शैडो सिस्टम के साथ काफी फिट बैठेगा। जब ली जा रहा होता है तो वहाँ पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है सच में यार, यहाँ की हवा में उस स्लैग का कितना खतरनाक और है। दूसरा कहता है हाँ शायद माइनिंग वेंटिलेशन क्लोथ की वजह से ऐसा हो रहा हो। असल में यहाँ की हवा में जो लोगों को स्मेल आ रही थी वो ली से आ रही थी, क्योंकि वही एक रेयर विजिटर था जो कि माइनर है। ली जाता है और कुछ वेपन्स को देखते हुए अपनी सोच में ही गुम रहता है। सांग कहता है सच में इंसानों पर मुझे काफी हंसी आती। मतलब देखो ना कि उन्होंने एक मेटल के अंदर कुछ जेम्स लगा दी और उसका नाम रख दिया डिवाइन आर्टिफैक्ट। अचानक से मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है यहाँ से निकल जाओ। आखिरकार ऐसी जगह पर एक माइनर क्या कर रहा है? अगर तुम हमारी चीजों के साथ छेड़खानी करोगे जिन्हें तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसकी भरपाई तुम्हें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ली पूछता है क्या तुम इसी तरह से अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हो? उस आदमी को ली के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। वो कहता है कस्टमर, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ मौजूद इस डिस्क तक को अफोर्ड नहीं कर सकते। ली एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं जो मुझे अपने मालिक को यहाँ पर लेकर आ, ताकि वो देख सके कि ये महान स्वॉर्ड कितनी कीमती है। उस आदमी का नाम टिंग, जो कि एक डी रैंक का अवेकनर होता। टिंग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर दो और लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी डी रैंक का अवेकनर जिसका नाम है जाऊ टिंग। जाऊ के साथ में ही एक हॉट सी लड़की हो जिसका नाम है सू किंग। सू कहती है आखिर तुम यहाँ पर ऐसे किसी कचरे को क्यों लेकर आए हो जिसके अंदर से ऐसी स्मेल आती है? टिंग कहता है वेल ये तो हमारे काफी जाने माने यंग मास्टर जाऊ हैं। वैसे आप यहाँ आज कुछ बेचने के लिए आए हैं? जाऊ अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है आज मुझे ये स्वॉर्ड एक गेट को एग्जाइल करते वक्त उसके अंदर से मिली। ये विंड हॉवेल स्वॉर्ड। टिंग बताता है ये वेपन काफी यूनिक है जो कि बिल्ट इन अटैक्स को बूस्ट कर सकता है। डी रैंकर्स के बीच ये एक हॉट आइटम है। ली सू को पहचान जाता है। असल में पहले ली ने सू को प्रपोज किया पर सू ने उसे मना कर। सू कहती है तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, बेहतर रहेगा कि तुम अपने मिलियंस ऑफ कंपनसेशन को लो और चले जाओ। पर तुमने तो सारे पैसे खत्म कर दी और अब तुम कर्जे में हो। तुम जैसे एक ब्रोक लूजर को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने अपना समय बर्बाद। जब ली सू को पहचानते हुए कुछ बोलता है तो जाऊ पूछता है तुम इसे जानती हो? सू कहती है मैं आखिरकार ऐसे किसी लो क्लास माइनर को क्यों जानूंगी? ये शायद मेरा कोई फैन होगा। हाँ एक फैन होगा। ये देखा जाए तो मैं एक माइक्रो सेलिब्रिटी की तरह हूँ, तो ऐसा होता रहता है कि लोग मुझे पहचान जाते हैं। जाऊ कहता है हे लड़के, तो इसे सू बोल रहा था ना? टिंग क्या सच में तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने नीचे गिर चुके हैं कि तुम इसके जैसे कचरे को यहाँ लेकर आए हो? तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारी ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी? जाऊ ली पर हमला करता है। ली अपनी स्वॉर्ड आगे रखकर उसके हमले को रोक देता है। जाऊ की स्वॉर्ड टूट जाती है। जाऊ हैरान होकर कहता है ये मुमकिन कैसे है? ली कहता है देखकर लगता है कि असली कचरा तुम्हारी स्वॉर्ड है। सू कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी स्वॉर्ड आयरन तक को एक केक की तरह काट सकती है और ये बहुत वैल्यूएबल है। जाऊ भड़क जाता है और ली पर दोबारा हमला करता है। ली आसानी से उसके हमलों को डॉज कर लेता है। जाऊ को एहसास होता है कि ली के रिफ्लेक्सेस उससे कहीं बेहतर है। जाऊ ये सब देख काफी हैरान था। उसे ये तो पता था कि ये बंदा एक माइनर है जो कि ई रैंक से भी खराब होता है, तो आखिर ये ऐसा कर कैसे पा रहा? ली अपनी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर। इधर जाऊ आसमान से ली पर हमला करते हुए कहता है माइनर्स को उसी कचरे में रेंगना चाहिए जहाँ से वो आए हैं। अब तक शैडो का इस्तेमाल करते हुए ली ने जाऊ के हाथ को पकड़ लिया था। जहाँ वो कहता है उस हिसाब से तो कुत्तों को भी उसी गली में रेंगना चाहिए जहाँ से वो आते हैं। ली शैडो व्यू का इस्तेमाल करते हुए जाऊ को जमीन पर पटक दे। जब जाऊ थोड़ा संभलने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसके पास आती है ताकि वो झूठा दिलासा दे सके। ली कहता है देखकर लग रहा है कि मिस्टर जाऊ सच में कुत्ता बनना एंजॉय कर रहे हैं। ये बात सुनकर जाऊ और भी भड़क कर ली पर हमला करता है। बट तभी हम देखते हैं कि गेट ओपन होता है और वहाँ पर 3 और आदमी आते हैं, जिनमें से एक कहता है हर कोई वहीं पर रुक जाओ। असल में ये होता है वांग, जो कि वहाँ का बॉस होता है। वांग डिफा एक डी रैंक का अवेकनर था। वांग कहता है यंग मास्टर जाओ, हो सकता है कि आप मेरे बहुत ही लंबे कस्टमर हो, पर मेरे स्टोर में लड़ाई करना मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही है। सू कहती है इस घटिया से माइनर ने पहले यंग मास्टर जाओ की तलवार को तोड़ा, इसी वजह से जाओ ने अटैक किया। वांग पूछता है क्या सच में तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है उसी ने यंग मास्टर जाओ के वेपन को तोड़ा? जिस पे ली कहता है असल में जिसने पहले हमला किया वो आपका ये प्यारा जाऊ है, और अगर इसकी स्वॉर्ड टूट गई तो ये मेरी किस हिसाब से गलती हुई? वांग पूछता है यंग मास्टर जाऊ क्या ऐसा ही हुआ था? वांग धीरे से जाऊ से कहता है इस लड़के के हाथ में जो स्वॉर्ड है ये जरूर कोई साधारण स्वॉर्ड तो नहीं है। कैसा रहेगा हम पुराने नियमों का इस्तेमाल करें? जाऊ कहता है
डील मैं पैसे रखूंगा और तुम सामान। उन दोनों ने बड़ी ही धैर्य से बात की थी, जो कि सिर्फ वही दोनों सुन पाते हैं। वांग सामने जाकर कहता है, यंग मास्टर जाओ मुझ पर भरोसा करते हैं और उन्होंने ये अनुमति दी है कि मैं एक मीडिएटर का काम करूं। नौजवान लड़के, क्या मैं तुम्हारी इस स्वॉर्ड को एक बार देख सकता हूं? ली अपनी स्वॉर्ड वांग को दे देता है। वांग जब उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट 100 पाउंड होता है। फिर भी ली इसे उठाते वक्त बड़ा ही रिलैक्स था। वांग समझ जाता है कि शायद ये एक अवेकनर है। वांग पूछता है, ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे जैसे एक माइनर को ये वेपन मिला कहाँ से? जिस पे ली कहता है, आखिरकार ब्लैक मार्केट में इन सभी चीजों की वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत कब से पड़ने लगी? वांग बताता है कि मैं बस थोड़ा उत्सुक था, इसीलिए पूछ रहा था। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात। ली समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर वांग कोई खेल खेल रहा है, इसीलिए वो कहता है वेल, मेरे पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं। जब मैं माइनिंग कर रहा था तब जाके मुझे ये स्वर्ड मिली। वांग सोचता है, जैसी मुझे उम्मीद थी ये बस एक साधारण सा माइनर है। और अब समय था वांग के अपनी चाल चलने का। इसीलिए वो कहता है, तुमने ये जो स्वर्ड मुझे दी वो ज्यादा टफ है नहीं, ना ही इसके ऊपर कोई इंचेंटमेंट है और ना ही कोई एट्रीब्यूट। ज्यादा से ज्यादा मैं स्वॉर्ड की कीमत तुम्हें कुछ 100 बक्स दे सकता हूँ। बात की जाए अगर यंग मास्टर जाओ की स्वॉर्ड की, तो अगर वो टूटती नहीं तो उसे लगभग 2 मिलियन में बेचा जाता। तो चलो मैं तुम्हें डील बताता हूँ कि आखिर मेरा वादा क्या है। तुम बस एक साधारण सी माइनर हो, जिंदगी बड़ी ही मुश्किल है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी इस वाहियात सी स्वॉर्ड को खरीदूंगा, बट तुम्हें बस यंग मास्टर जाओ के जो 2 मिलियन का डैमेज हुआ है उसे पे करना है, बाकी का मैं कवर कर लूंगा। इसे इस तरह से सोचो कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। आप बताइए मास्टर जाओ इस बारे में क्या सोचते हैं? जाओ कहता है, ठीक है, अगर बॉस वांग खुद ये बोल रहे हैं तो मैं इस बार इस लड़के को जाने देता हूँ। हमारी गोल्ड डिगर सू कहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके जैसे एक घटिया से माइनर को 2 मिलियन मिले? अगर ऐसा ही हुआ तो जो कार खरीदने का तुमने मुझसे वादा किया था वो तुम मुझे खरीद कर कैसे दोगे? जाओ सू से कहता है, मेरी जान फिक्र मत करो, अगर हम इसके ऑर्गन्स को बेच दें तब भी हम 2 मिलियन आराम से पालेंगे। जिस पे सू कहती है, फिर ठीक है। इस वक्त ली थोड़ा दूरी पर खड़ा होता है। वो ये सारी चीजें देख रहा था, बट अभी तक उसने कुछ बोला नहीं था। और अब वो कहता है, सच में तुम सबने काफी प्लानिंग कर रखी थी, सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। वांग पूछता है, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ली कहता है, हे, अपने मोमेंट को एंजॉय कर लो, क्योंकि फिक्र जिसे होगी वो मैं नहीं, प्रॉब्लम जिसे होगी वो भी मैं नहीं। 3 लोग ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वांग कहता है, इस लड़ाई का कोई खास पॉइंट नहीं है फिलहाल, रेस्ट रूम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पर तभी एक आदमी उनके बीच से निकलते हुए पीछे की तरफ फिक जाता है। वांग हैरान होता है कि आखिरकार ये हुआ क्या, पर उससे ज्यादा उसे गुस्सा आता है कि अगर चीजें टूट गईं तो उसका काफी घाटा होगा। असल में ली उन सभी की पिटाई कर रहा था। ली एक आदमी पर हमला करता है और वो सीधे जाके जाओ से टकराता है, बट जाओ किक मार के खुद को बचा लेता है। जाओ को समझ में आता है कि शायद इतने दिनों तक माइनिंग करने की वजह से ली थोड़ा स्किल्ड हो चुका है। ली कहता है, आजा हमारी प्यारी गोल्ड डिगर। कहती है, आखिरकार एक माइनर के पास इतनी बेहतर मूव कब से आने लगी? जाओ एडमिट करता है कि ली के पास कुछ ऐसी मूव्स तो हैं कि वो कुछ लोगों को डाउन कर सकता है, पर एक डी रैंक अवेकनर के सामने ली की कोई औकात नहीं। जाओ ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ली शैडो एबिलिटी का यूज करते हुए उसे एक चांटा मारता है, जिसकी वजह से जाओ काफी पीछे जाकर गिर पड़ता है। अब जाओ थोड़ा सीरियस होता है, क्योंकि आज तक जाओ के बाप ने उसे चांटा नहीं मारा और एक माइनर उसे चांटा मार रहा है। इसी वजह से जाओ अब ली की जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ली इस हमले से खुद को बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट करते हुए खुद को डिफेंड करता है। जाओ को समझ नहीं आता है कि आखिरकार ली के पास ये कैसी पावर है और ये इनविजिबल वॉल कहां से आई। ली डिसाइड करता है कि अब जाओ के बाप ने अगर उसे कभी सबक नहीं सिखाया तो उसकी जगह ली लेगा और जाओ को सबक सिखाएगा कि आखिरकार लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं। सोचो ये कौन सा समय है? ये समय है हमारी गोल्ड डिगर सू के पलटने का। वो कहती है, तुम तो एक डी रैंक के अवेकनर थे ना, आखिरकार तुम इससे हार कैसे रहे हो? ली शैडो मैनिफेस्टेशन स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए जाओ को जकड़ लेता है। जाओ को समझ में आता है कि शायद ली सी रैंक या तो फिर बी रैंक का अवेकनर है, वो कोई माइनर तो नहीं हो सकता। ली बताता है कि ऑफिशियली गिल्ड में मुझे ई रैंक माइनर के रूप में सर्टिफिकेट मिला है। ली डिसाइड करता है कि दोबारा एक चांटा मारेगा, जिसपे जाओ बताता है कि मैं ब्लैक पैंथर गैंग से हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो इसका मतलब तुम मेरे ब्लैक पैंथर भाइयों के खिलाफ जा रहे हो। ली को पता होता है कि ब्लैक पैंथर गैंग क्या है। असल में ब्लैक पैंथर गैंग कुछ लोन साक की एक टीम होती है। कुछ चांटे मारने के बाद ली जाओ पर एक किक रखता है, जिसकी वजह से वो दीवार से जाकर टकरा जाता है। इधर हमारी प्यारी गोल्ड डिगर सू भी जमीन पर
गिर जाती है। असल में अभी जाओ ने जो कहा था वो सुन के ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लोन शार्क वही लोग होते हैं जो कि कर्जे का पैसा देकर फिर वापस उसे मांगते हैं। वैसे तो ये गलत नहीं है, क्योंकि खुद के पैसे मांगना आखिर गलत कैसे हो सकता है, पर ली को प्रॉब्लम इससे थी कि ये लोन शार्क्स ये पैसे वापस पाने के लिए हर एक हद तक चले जाते थे। वांगी पर हमला करने के लिए आता है। ली दूर से ही कहता है, दफा हो जा साले, और तुरंत हमला कर देता है, जिसकी वजह से वांग काफी पीछे जाकर गिर पड़ता है। जाओ बताता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे पास 1 लाख युवान है, चलो दोस्त बन जाते हैं, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ली हंसते हुए बताता है कि तुम्हारी इस मोटी चमड़ी की यही कीमत है क्या? दोबारा शैडो से जकड़ते हुए ली डिसाइड करता है कि वो रोल्स को फॉलो करेगा और इसके साथ में वो इंटरेस्ट भी लेगा। इस बार जाओ 5 मिलियन का वीआईपी कार्ड ऑफर करता है। असल में ये कार्ड एनजी ग्रुप का वीआईपी कार्ड होता है। ली को समझ में आता है कि एनजी ग्रुप ही डिप्स को कलेक्ट करता है। इसका मतलब कि अगर वो जाओ को अभी छोड़ देगा तो इससे ऊपर जो है, यानी कि जो असली टारगेट है, वो ली के सामने आएगा। सूली डिसाइड करता है कि वो ये वीआईपी कार्ड लेगा और जाओ को जाने देगा। सू जाओ को संभालती है और बताती है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना ताकतवर हो चुका है, मुझे लगा ये बस एक माइनर है। जाओ सू को एक जोरदार चांटा रखता है, क्योंकि अगर सू ने ये नहीं कहा होता कि ये माइनर है तो जाओ कभी भी उससे भिड़ता नहीं। अब जाओ के पैसे गए हैं तो वो इतनी आसानी से तो सब कुछ छोड़ने नहीं वाला, इसीलिए वो एक जगह कॉल लगाता है। कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी होता है जिसने ऑलरेडी काफी लोगों की पिटाई करके रखी थी। सामने एक वैन पलटी हुई थी और लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे। ये होता है ब्रदर पैंथर, पैंथर गैंग का लीडर। जाओ सब कुछ पैंथर को बताता है। जाओ ये भी बताता है कि ली अब हमारी गैंग के पीछे आ रहा है। पैंथर कहता है कि तुम्हारे पास जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ मुझे बताओ, मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये साला है कौन। पैंथर गैंग के लोगों ने उन 3 जख्मी पड़े लोगों से चीजें हासिल कर ली थी। वो सब कुछ चुरा चुके थे, तो अब वो डिसाइड कर रहे थे कि आखिरकार इन बचे हुए लोगों का करना क्या है। बट पैंथर उन्हें मार डालता है और अपने एक टीम मेंबर को ऑर्डर देता है कि जाओ ने जिस लड़के की बात की है वो तुम्हारा शिकार है, जिंदा या मुर्दा वो तुम पर निर्भर करता है। अब इससे पहले कि तुम सभी के दिमाग में आए कि आखिरकार ली ब्लैक पैंथर गैंग के पीछे क्यों पड़ रहा है, तो बात यह है, एनजी ग्रुप एक बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है जो कि ली के पेरेंट्स की मौत के पीछे की जिम्मेदार है, और ब्लैक पैंथर गैंग इस कंपनी से डेप्ट कलेक्ट करती है, जो डेप्ट एनजी ग्रुप ली से कलेक्ट करता है। आई होप कि अब समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार ली इनके पीछे क्यों आ रहा है। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ली पहुंचता है हेडक्वार्टर्स में, जहां पर सभी अवेकनर्स को मिशन मिलते हैं। एक आदमी उसकी मदद करने के लिए आता है ताकि ली के रैंक के अकॉर्डिंग उसे मिशन दिया जा सके। ली बताता है कि मैं एक ई रैंक का अवेकनर हूँ, अगर मेरे लिए कोई मिशन यहाँ पर हो तो मैं उसे कंप्लीट करना चाहूंगा। वहीं दूर पर खड़ा एक आदमी कहता है, ई रैंक का कचरा। दूसरा कहता है, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट जो मिशनल्स हैं वो भी डी रैंक के हैं, क्या ये खुद को मारने के लिए आया है? लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं कि आखिरकार एक ई रैंक का अवेकनर यहाँ पर क्या कर रहा है। ई रैंक के लोग वो होते हैं जो कि हमारे फेंके गए टुकड़ों पर पलते हैं, तो आखिरकार उनके जैसे पैरासाइट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हर कोई ली को घेर लेता है। जो आदमी ली की सहायता करने के लिए आया था वो बताता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, ई रैंक बाहर वेट करते हैं, जिस भी टीम को तुम्हारी जरूरत होगी वो तुम्हें पिक कर लेगी। हर कोई इसी बात के लिए ली पर फोर्स करने लगता है। ली जब अपने फोन में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे अभी जो 5 मिलियन मिले थे वो ऑलरेडी एनजी ग्रुप कंपनी में जा चुके हैं, क्योंकि उसके सारे बैंक स्टेटमेंट्स के अकाउंट एनजी ग्रुप के पास है। तो ली डेट पेमेंट के लिए वो लोग उस 5 मिलियन को रख लेते हैं। फिलहाल ली की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि वो एक मिशन को सिक्योर करें ताकि उसे थोड़े पैसे मिल जाए। वहाँ पर एक लड़की के कदम पड़ते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ब्लर हो जाता है। हर कोई घबराने लगता है। असल में ये लड़की एक बी रैंक की अवेकनर होती है जो कि उनके बीच से निकलकर आगे बढ़ रही होती है। हर कोई इस वक्त लड़की को ही देखे जा रहा था, इवन ली भी, बट उस लड़की का ध्यान किसी पर भी नहीं जाता है। ली शैडो सेंस की मदद से पता करता है कि ये लड़की का ओरा काफी पावरफुल है, पर ये काफी अमीर भी लगती है। इसके अंदर से कोई भी ब्लड लस्ट महसूस नहीं हो रहा। लड़की के साथ आया हुआ आदमी कहता है, डी रैंक बीस्ट, एबिस को एक डी रैंक अवेकनर की जरूरत है ताकि वो चीजों का ख्याल रख सके। इस लड़की का नाम होता है किन, जो कि एक बी रैंक की अवेकनर होती है, पर उसके ओरा के प्रेशर की वजह से वहाँ मौजूद हर कोई घबराने लगता है। बट ली को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो हर कोई देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि ली एक ई रैंक का अवेकनर है और वहाँ मौजूद बाकी लोग टी या तो फिर उससे ऊपर के अवेकनर हैं। पर फिर भी ली फ्रीली खुद को मूव कर पा रहा होता है। लोग अभी बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार कौन किन की मदद
करेगा या तो फिर कहे कि किन किसे सेलेक्ट करेगी। बट क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सिर्फ एक ही माइनर है तो ली को पता है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। ली इस वक्त किन को घूरे जा रहा होता है। किन को समझ नहीं आता है कि आखिरकार जब ये एक ई रैंक का माइनर है तो ये मेरे बी रैंक के प्रेशर को इतनी आसानी से झेल कैसे पा रहा है। वहाँ पर जो सभी को मिशन अलॉट करता है, मतलब मैनेजर, वो कहता है ड्रैगन गेट के 3rd डिस्ट्रिक्ट से आखिरकार मिस किन का कैसे आना हुआ। यहाँ पर मेरे पास काफी डी रैंक के अवेकनर हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। लोगों ने लाइन लगा के रखी थी कि आखिरकार किन किसे सेलेक्ट करेगी, बट किन कहती है इनमें से कोई भी नहीं। वो जो नीली कलर का हुडी पहन के खड़ा है मैं उसे चुनती हूँ। मैनेजर बताता है कि ये अभी जल्दी आया और इसने अभी लाइन में रजिस्टर भी नहीं किया, ये तो रूल्स के खिलाफ है। किन वहाँ से जाते हुए कहती है मैं ही रूल्स हूँ और मैं ही रूल्स बनाती हूँ। मैंने कहा कि मुझे वो ही चाहिए। ये पहली बार था जब किन ने किसी को पर्सनली पिक किया था, इसी वजह से मैनेजर काफी हैरान होता है। किन ली के साथ अपनी पूरी पार्टी को लेकर डंजन में पहुंचती है। क्लास बर्ड एक फ्लूट का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फ्रंट लाइन पे इस वक्त जो लोग भी थे जैसे कि स्वर्ड्समैन, वॉरियर, ये सभी लोग मॉन्स्टर्स को काफी इजीली डिफीट किए जा रहे थे। बात की जाए लीडर जो कि बी रैंक की अवेकनर हैं, तो इन सब के होते हुए सब कुछ काफी स्मूथली हो रहा था। ली को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। पर जब ली शैडो सेंस का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो डंजन है बीस्ट एबिस नाम से, ये डी रैंक के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर का है। ली ये बात सेंस कर पा रहा होता है शैडो सेंस की मदद से, पर और कोई ये सेंस नहीं कर पा रहा था। सॉन्ग बताता है कि तुम्हारा शैडो सेंस 2nd स्टेज तक पहुंच चुका है, जो कि इन कचरे लोगों से बहुत ज्यादा आगे का है। बाकी के लोग इस बात को सेंस नहीं कर पा रहे थे, ये अलग बात है। पर ली को हैरानी होती है कि आखिरकार किन इस चीज को सेंस क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक बी रैंक की अवेकनर है। अब इसके पीछे के 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो फिर किन इसे पूरी तरह से सेंस नहीं कर पा रही, या तो फिर वो इन लोगों से कुछ छिपा रही है। एक आदमी कहता है जिस क्रिस्टल की तलाश आपको है वो इसके अंदर है। किन ली को बुलाती है और अपने साथ आगे ले जाने लगती है। ली को काफी हैरानी होती है क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था किन को पता है कि आगे खतरा है, पर फिर भी वो माइनर को आगे क्यों लेके जा रही है। क्या किन सच में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो बी रैंक की स्ट्रेंथ को ऑलरेडी काउंटर कर सकती है? तभी अचानक वो जमीन टूटती है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। सामने नजरें करने पर उन्हें पता चलता है कि उनके सामने डी रैंक का माइनॉटर है। किन डिसाइड करती है कि वो इस माइनॉटर को खत्म करेगी, इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है। पर थोड़े ही समय बाद वो कहती है माइनॉर, पहला हमला तुम करो, मैं तुम्हें बैकअप दूंगी। ली इंसिस्ट करता है क्योंकि वो बस एक माइनर है, पर तभी अचानक किन घुटने के बल बैठ के कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस पहले हमला करो। ली पहले हमला नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें जान का खतरा है और उसे पैसे बस उतने ही मिल रहे हैं जितना एक माइनर को मिलना चाहिए, और यही बात वो किन को भी बताता है। किन कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन युवान दूंगी, तुम जाओ और इसे खत्म कर दो। ली कहता है इतने पैसों के लिए मैं ये कर सकता हूँ। डी रैंक के माइनॉटर जब ली पर हमला करते हैं तो एक को ली पकड़ लेता है, बट 2 छूट के किन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। बट तभी किन एक ताकतवर हमला करती है जिसकी वजह से वो दोनों माइनॉटर घायल हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। एक माइनॉटर जो कि बच चुका था वो किन पर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ छलांग मारता है, पर तभी ली सांग की दी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और उससे माइनॉटर को खत्म कर देता है। किन वहाँ से भागने लगती है, ये बोलते हुए कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम इन्हें खत्म करो। ली वैसा ही करता है। किन जो कि एक बी रैंक की अवेकनर हैं, वो इस वक्त काफी डर चुकी है, वो भी डी रैंक के मॉन्स्टर से। तो जाहिर है आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार किन कितनी डरपोक है। किन जब थोड़ा रुकती है तो एक मिनॉटर उसके पीछे खड़ा होता है। किन इनको हैरानी होती है कि आखिरकार ये मिनॉटर मुझसे डर क्यों नहीं रहे। मिनॉटर हमला करता है। वही ली को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये फाइट बैक कर सकती है तो आखिर ये डर क्यों रही है। हाथ में मौजूद एक आर्टिफैक्ट की मदद से किन शील्ड को क्रिएट करती है और खुद को बचा लेती है। मिनॉटर का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि जैसे ही वो लैंड होता है तो उसकी शॉक वेव की वजह से मिनॉटर पीछे की तरफ फिक जाता है, पर इन सभी में किन का वो आर्टिफैक्ट टूट जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट था। ली को समझ में आता है कि अभी जो उस मिनॉटर पर हमला हुआ है वो किन की असली ताकत नहीं है बल्कि आर्टिफैक्ट की ताकत है। ली पूछता है क्या तुम नॉन कॉम्बैट टाइप अवेकनर हो? किन बताती है शायद। ली हंसने लगता है और उसकी स्माइल काफी सरकास्टिक थी। किन इस बात के लिए श्योर होती है कि ली किसी को बताएगा नहीं, जिसपे ली कहता है इसके लिए मैं तुमसे और भी पैसे लूंगा। ली अगर चाहता तो वो अपनी एरिया स्किल को इस्तेमाल करके इन्हें खत्म कर सकता था, पर इसकी वजह से किन को भी डैमेज होगा। इसी वजह से ली एक
प्लान बनाता है। शैडो से वो मिनोटर को जकड़ के कहता है, तुमने ऑलरेडी अपने प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स को यूज कर लिया है। तुम एक नॉन कॉम्बैट अवेकनर हो। भले ही तुम भी रैंक ही हो, पर फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे ऊपर एम्बुश ना हो। ली ये बात काफी तेजी से कहता है ताकि हर कोई सुन सके, और तभी किन के पीछे वही फ्लूट वाला आदमी आता है जो कि इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। उस आदमी को लग रहा था कि एक नाकारा माइनर उसके प्लान को बर्बाद कर देगा, पर फाइनली उसे मौका मिल चुका है। वो आदमी कहता है, इन सभी का जिम्मेदार तुम अपने बाप को कह सकती हो। इससे पहले कि वो आदमी हमला करता, ली अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देता है। यह आदमी होता है डी रैंक का कंट्रोलर बार्ड। ली बताता है कि यही मिनोटर को कंट्रोल कर रहा था। बार्ड, जिसका असल नाम लूडन होता है, वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि एक माइनर के खिलाफ मैं हार जाऊंगा। सच में मैंने थोड़ी लापरवाही दिखाई, पर ये मत सोचना कि तुम जीतने वाले हो। तभी लूडन वहाँ मौजूद सभी मरे हुए मिनोटर के अंदर से एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। देन वो एक बड़े से मिनोटर में बदल जाता है। ये होती है उसकी कंट्रोल टाइप की एबिलिटी, जिसका इस्तेमाल करके लूडन ये सब कुछ कर रहा था। लूडेन का ओरा सी रैंक का था, जो कि ली को शैडो सेंस की मदद से पता चल जाता है। जमीन फटती है और उससे लावा बाहर आने लगता है। ली और किन को ये रियलाइज होता है कि शायद लूडेन इन सभी मॉन्स्टर्स की लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करके सी रैंक का लावा मिनोटर बनाने की कोशिश कर रहा है। लूडेन पहले डी रैंक का था, पर क्योंकि उसने मरे हुए मिनोटर की लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, इसी वजह से वो सी रैंक का बीन गया, जो देख के ली भी काफी इंप्रेस होता है। अभी तक लावा मिनोटर तैयार हो चुका था, जो कि सी रैंक का था, और उसके सामने ली और किन थे जो कि डी रैंक के हैं। भले ही किन बी रैंक की हैं, बट उसकी फाइटिंग एबिलिटीज किसी डी रैंक के ही बराबर हैं। लावा मिनोटर जब हमला करता है तो ली प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए इसे ब्लॉक कर लेता है, पर लावा की वजह से वो सील्ड बैरियर भी टूटने लगता है। इवन इस हमले में इतनी ताकत थी कि ली को भी काफी चोट लगती है। ली किन को अपने साथ ले भागने लगता है, जहां उसने शैडोज की मदद से लावा मिनोटर को जकड़ लिया था। ऑब्वियसली ली इस वक्त लावा मिनोटर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसी वजह से वो कहता है कि थोड़ा जल्दी चलो। थोड़ा दूरी पर पहुंच के ली बताता है कि एक बार हम मेज में पहुंच जाएं तो उसके बाद सीधे भागना, रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेज में पहुंचने के बाद किन पूछती है कि तुम क्या करोगे, क्या तुम साथ में नहीं आओगे? ली बताता है, तुम्हारे भागने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं उसे रोक के रखूंगा। अपने आप को अच्छे से छिपा लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। किन को ऐसा लग रहा था कि ली अपनी जान को खतरे में डाल रहा है उसके लिए, पर सच्चाई ये है कि किन की इस वक्त कीमत 1 मिलियन युवान है, जो कि ली के लिए बिल्कुल लॉटरी के बराबर है। तो वो ऐसे ही किन को मरने तो नहीं दे सकता। लावा मिनोटर, जो कि बेसिकली लूडन ही होता है, वो चारों तरफ दोनों को ढूंढने लगता है। ली वहीं पर बैठा हुआ था, बिल्कुल स्वैग में। लावा मिनोटर ली पर हमला करते हुए पूछता है कि आखिर किन कहाँ है, बट ली उसके पीछे चला जाता है। लड़ाई होती है तो ली के हमले की वजह से लावा मिनोटर पर कुछ खास फर्क होता नहीं, क्योंकि उसकी स्किन काफी टफ थी। इस वक्त वो दोनों जहाँ पर लड़ रहे थे वो काफी छोटी जगह थी, तो ली अपनी एबिलिटीज को ज्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि पहले वो ओपन एरिया में पहुंचेगा। ली भागने लगता है, जिसका पीछा लावा मिनोटर कर रहा था। जब ली अपने मन मुताबिक एरिया में पहुंच जाता है तो वो एक्टिवेट करता है शैडो सेंस को। ली को लावा मिनोटर के अंदर सिर्फ एक ही वीक पॉइंट दिखता है। लावा मिनोटर ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट ली ऊपर की तरफ जंप कर देता है। असल में लावा मिनोटर के बैक पर कुछ क्रिस्टल्स लगे हुए थे, और वही लावा मिनोटर का वीक पॉइंट होता है। ली हमला कर पाता कि तभी लावा मिनोटर अपने हाथ को स्विंग करते हुए खुद को डिफेंड कर लेता है। ली काफी दूर एक चट्टान से टकराता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक सी रैंक का मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ली डिसाइड करता है कि दोबारा डैगर से ही लड़ेगा। मिनोटर हमला किए जा रहा था और ली भी उसे ब्लॉक या तो डज किए जा रहा था। थोड़े समय बाद ली को एक मौका मिलता है तो वो मिनोटर के बैक पर अटैक करता है, बट वहां से एक तगड़ी स्टीम बाहर निकलती है, जिसकी वजह से शैडो सेंस भी इस टेम्परेचर को झेल नहीं पाता। ली कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। लावा मिनोटर, जो कि बेसिकली लूडेन ही होता है, वो बताता है कि मुझे नहीं पता तुमने मेरी इस कमजोरी के बारे में पता कैसे लगाया, पर वो मेरी कमजोरी तो है। अच्छी बात यह है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है। बताओ कि इस वक्त किन कहाँ पर हैं, तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। ली जब मना करता है तो लावा मिनोटर दोबारा भड़ककर हमला कर देता है। ली अभी भी अटैक्स को डॉज या ब्लॉक कर रहा था। शैडो मैनिफेस्टेशन चेन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए ली अटैक करता है, बट लावा मिनोटर भी इस हमले को डॉज कर जाता है। पर यही ली के लिए मौका होता है। वो डार्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी चेन ब्लेड की ट्रेजेक्टरी चेंज करता है और वीक पॉइंट पर हमला करता है, बट टेम्परेचर की वजह से वो अटैक मेल्ट हो जाता है। लावा मिनोटर दोबारा अटैक करता है
और वही होता है, मतलब कि ली इस अटैक को डॉज कर जाता है। अब सिचुएशन काफी खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन मन में एक बार ख्याल आता है कि उसे बाहर बुला लेना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो दोबारा अपनी बॉडी को सरेंडर नहीं करना चाहता था। अगर इस वक्त ली सी रैंक के मॉन्स्टर को हरा दे और इस डंजन को क्लियर कर दे तो उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। ली इस बार खुद ही लावा मिनोटर के वीक पॉइंट पर हमला करता है। ली का शरीर भी जलने लगता है, बट एंड ऑफ द डे मिनोटर के वीक पॉइंट पर अटैक लैंड हो जाता है। उसकी एचपी काफी क्रिटिकल होने लगती है, जिसकी वजह से लावा मिनोटर बर्शर्क कर जाता है। ली पीछे पड़ी एक चट्टान से जाकर टकराता है, जहां उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। लावा मिनोटर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक तुच्छ सा माइनर उसे इस हद तक मजबूर कर चुका है। ली खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, पर इस बार कुछ अलग था। उसके शरीर में जो सैडेड एनर्जी महसूस हो रही थी वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। सॉन्ग शैडोज से बाहर आकर कहता है, ये एनर्जी हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी, बस बात ये है कि अभी तक तुम्हारा शरीर इतना केपेबल नहीं था कि इतनी एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। दुख की बात यह है कि अभी भी तुम पूरी तरह से शैडो एनर्जी को अनलॉक नहीं कर पाए हो। शैडो एनर्जी ली के घाव को हील करने लगती है, इवन उसे पूरी तरह से रिकवर कर देती है। लावा मिनोटर को भी इस बात का पता चलता है। लावा मिनोटर इतनी आसानी से ली को रिकवर नहीं होने देना चाहता था, इसी वजह से वो हमला करता है, पर ली उससे बच जाता है। उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। लावा मिनोटर को समझ में आता है कि शायद ये ई रैंक का तो नहीं है, इसी वजह से वो पूरी जमीन को लावा से ढकने लगता है, बट इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि शैडो एनहांसमेंट की वजह से उसके शरीर के आसपास एक बैरियर बन जाता है जो कि उसे पूरी तरह से लावा से बचाता है। ली कहता है, क्या तुम्हारे पास बस यही ट्रिक्स हैं? अब नहीं, इस कुल्हाड़ी को तुमने बहुत घुमा फिरा ली, चलो अब मेरी बारी। इस बार जब ली हमला करता है तो वो बड़ी आसानी से लावा मिनोटर के हाथ को कट कर देता है, बट मिनोटर दोबारा से अपने हाथ को जनरेट कर लेता है और इस बार उसके हाथ में 2 लावा से बनी हुई कुल्हाड़ियां थी। मिनोटर ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि जब तक लावा मौजूद है तब तक वो बड़ी आसानी से खुद को रीजनरेट कर सकता है। ली के अटैक्स बेसिकली यूजलेस हैं। लावा मिनोटर जब दोबारा हमला करता है तो ली दोबारा उसके हाथ को कट करके रख देता है, पर इस बार जब लावा मिनोटर अपने हाथ को रीजनरेट करता है तो देखता है कि उसका हाथ काफी वीक है। वो समझ जाता है कि उसकी एनर्जी वीक पड़ रही है। इस वक्त वो अपनी लिमिट पर आ चुका है। लावा मिनोटर और काफी घबरा के कहता है, रुको, देखो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता तक नहीं, हमें तब तक लड़ने की जरूरत नहीं है जब तक कोई एक मर न जाए। ली कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, बटकिन मुझे 1 मिलियन दे रही है ताकि मैं उसे सुरक्षित रख सकूं। मिनोटर घबराते हुए कहता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार मुझे किन को सौंप, तो जब मैं शहर में पहुंच जाऊंगा तुम्हें 5 मिलियन दूं। जाहिर सी बात है, ली इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकता। क्या पता लावा मिनोटर मतलब लूडेन उसे धोखा दे दे। होने को ऐसा भी हो सकता है कि लावा मिनोटर बदला लेने के लिए भी और लोगों को बुला ले। लावा मिनोटर बताता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं पीठ पीछे हमला करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। ली के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो कहता है, तुम एक गद्दार हो जिसने किन को मारने और उसे किडनैप करने के बारे में सोचा। अगर मैं उसके बाप को ये बता दूं तो उसका बाप मुझे काफी पैसे दे, क्योंकि मैंने उसकी बेटी को बचाया और साथ में एक गद्दार को भी पकड़ा। लूडेन खुद ही सोचता है, अगर किन ड्रैगन गेट के बॉस अपने बाप तक पहुंच गई तो उसका बाप मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा और ऑर्गेनाइजेशन मुझे और मेरे परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लावा मिनोटर लूडेन के हाथ में एक प्रिजन गेट का फ्रेगमेंट होता है, जिसे ऊपर करते हुए वो चिल्ला के कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना। सैंग को भी पता चलता है कि आखिरकार ये है क्या। इसी वजह से वो ली को बताता है कि अगर ये फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर ये बीस्ट रियल्म में अपने कनेक्शंस बाहरी दुनिया से खो देगी और ये पोर्टल पूरी तरह से वेनिस हो जाएगा। हम यहाँ पर हमेशा के लिए बंधे रहेंगे। इससे पहले कि लावा मिनोटर मतलब कि लूडेन उस फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर पाता कि तभी ली पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए फ्रेगमेंट हासिल करता है और साथ में ही लावा मिनोटर लूडेन के वीक पॉइंट पर भी अटैक कर देता है। अब क्योंकि हमला वीक पॉइंट पर हुआ था तो लावा मिनोटर लूडेन का मरना तय है और ऐसा ही होता है। लावा मिनोटर के मरने के बाद उससे क्रिस्टल हासिल होता है। अभी तक की जो भी मिनोटर मरे थे उनके पास से ली को कोई क्रिस्टल मिला नहीं था, क्योंकि वो सारे क्रिस्टल्स लूडेन ने अब्सॉर्ब कर लिए थे। ली की स्किल अपग्रेड होती है, अब शैडो सेंस 2 अल्टीमेट शैडो सेंस बन चुका है। अचानक वहां पर रंबलिंग स्टार्ट हो जाती है। सैंग बताता है कि अब यहाँ पर अगर लावा मिनोटर की एनर्जी नहीं है तो इस रेल्म को स्टेबल करना काफी मुश्किल है। बीस्ट एबिस के एग्जिट पर अभी तक जो भी लोग पहले उसके अंदर गए
गए थे वो बाहर आ चुके हैं। साथ में ही ली और किन भी किन थैंक्स बोलती है। उसे पहले से नहीं पता था कि ली इतना ज्यादा ताकतवर है। साथ में ही किन ली को एक ऑफर देती है कि वो ड्रैगन गेट 3 स्ट्रीट्स को ज्वाइन कर ले। उसके पिता ऐसे फाइटर को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। ली बताता है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए अभी जल्दी में नहीं हूँ। ऑल्सो मेरी एबिलिटीज जो है मैं उन्हें सीक्रेट रखना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी इसे किसी के बारे में मत बताना। किन ली को 1 मिलियन देती है और कहती है कि तुम मेरा सीक्रेट रख रहे हो तो मैं भी तुम्हारा रख रही हूँ। ली पूछता है कि क्या इस सॉर्ड को बेचने में ड्रैगन गेट 3 स्ट्रीट्स कोई मदद कर सकती है। किन बताती है कि इस ब्लेड के अंदर कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन तो नहीं है, पर मटेरियल काफी लाजवाब है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसकी कीमत पता कर सकूं। पर फिक्र मत करो, जितनी भी कीमत होगी तुम्हें मिल जाएगी। ली उस वेपन को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है मैं इंतजार करूंगा कि आखिरकार कितनी कीमत मिल सकती है। ली उस वेपन को इतनी लापरवाही से छोड़ के इसलिए जा रहा था क्योंकि पहली बात तो किन को वेपन्स की काफी ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वो एक नॉन कॉम्बैट अवेनर है। सो अगर किन इस वेपन की परख कर ले और एक अच्छे बायर को ढूंढ ले तो बाकी के जो भी वेपन्स ली को बेचने हैं उन्हें बेचने में काफी आसानी होगी। और अगर किन अपनी बात से पलट जाए और इस वेपन की कीमत ली को ना दे तो भी ली को कोई बहुत ज्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे 1 मिलियन मिल चुके हैं। अगली सुबह ली गेट फ्रेगमेंट के बारे में सांग से पूछता है। वो ये भी पूछता है कि आखिरकार इसमें स्पेशल क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है। सांग बताता है कि अगर तुम्हारे पास इनफ फ्रेगमेंट्स रहेंगे तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को एस रैंक तक पहुंचा सकता हूं, या तो फिर उससे भी ऊपर। सांग सोच रहा था अगर प्रिजन गेट फ्रेगमेंट्स दोबारा से नजर आ रहे हैं इसका मतलब वो कमीने लोग अभी भी जिंदा हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी रिकवरी को करना होगा। ये लड़का ही मेरी चाबी। एक दिन इसका सामना ऐसी चीजों से होगा जो कि इंसानियत के लेवल से बहुत ही ऊपर है, जिसे इंसान कभी समझ नहीं सकते। क्या मैं इस बेवकूफ लड़के को ये बता दूं? सांग डिसाइड करता है कि अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। इस वक्त अगर वो बताएगा तो जानकारी की वजह से ली सिर्फ डरेगा। इसी वजह से ली को भी थोड़ा और ताकतवर हो जाने दो, देन सांग बता देगा। अभी तक ली का रैंक भी इंक्रीज हो चुका होता है और वो डी रैंक का बन चुका है। ली पहुंचता है एनजी कॉर्पोरेशन के एक ई क्लास फॉरबिडन जोन की तरफ, जो कि माइनिंग एक्सीडेंट की वजह से सील कर दिया गया है। वहां पर जो भी गार्ड्स होते हैं वो बी या तो फिर सी रैंक के अवेकनर होते हैं। पर इस फॉरबिडन जोन पर जो गार्ड्स मौजूद होते हैं वो काफी एडवांस अवेकनर हैं। तो ली को हैरानी होती है, अभी उसकी जो भी पावर है वो डी रैंक पर पहुंच चुकी है एंड इवन उसका शैडो सेंस भी इवॉल्व हो चुका है। पर अभी भी ली को सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है। सॉन्ग पूछता है कि ये तो बस एक ई क्लास का डायमेंशनल रिफ्ट है, आखिरकार इसे इन्वेस्टिगेट करने का फायदा क्या? ली बताता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अंदर हैं, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है, या तो फिर उनके मौत के पीछे की जो सच्चाई है वो अंदर है। ली के पेरेंट्स जब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मारे गए थे तो एनजी ग्रुप ने ली को 200,000 युआन का कंपनसेशन दिया ताकि डेथ रिपोर्ट पर साइन किया जा सके। ली ने इन पैसों को स्वीकार करने की बजाय सच्चाई जानना चुना। आदमी उसे बताता है कि हमने पहले ही बताया कि ये एक एक्सीडेंट है, इस एक्सीडेंट में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ सारे माइनर्स मारे गए। ली इंसिस्ट करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स एक सी रैंक के अवेकनर थे तो आखिरकार एक्सीडेंट में उनकी मौत कैसे हो सकती है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं खुद पता कर लूंगा। पर फॉरबिडन जोन में जाने से मना कर दिया जाता है। ली को काफी हैरानी होती है क्योंकि ये बस एक ई रैंक का फॉरबिडन जोन है, तो आखिरकार ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? इसके अंदर जो भी मॉन्स्टर्स मौजूद है वो भी ई रैंक के होंगे, तो उन्हें खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। तभी एक आदमी उस पर हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत है? क्या तुम्हें भी मरना है? तभी वहाँ पर निंगडोंगो आता है जो कि एनर्जी ग्रुप का चेयरमैन है। निंगडोंगो ए रैंक का अवेकनर है। चेयरमैन को वहाँ पर देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। डोंगाओ कहता है, मैंने तुम सभी को बताया था ना कि जितने भी परिवार वालों को घाटा हुआ है उन सभी से अच्छे से बर्ताव करना। क्या ऐसे ही तुम इनसे निपट रहे हो? देन वो ली के पास जाकर पैसे देता है, ये बताते हुए कि 200,000 बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी फिलहाल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी मदद करेंगे। ली इंसिस्ट करता है क्योंकि उसे पैसे नहीं सच्चाई चाहिए। डोंगाओ बताता है कि ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। उस वक्त ली को लगा था कि एनजी ग्रुप का बॉस या तो फिर कहें कि चेयरमैन जो वादा कर रहा है उसे निभाएगा और जल्द ही पेरेंट्स की डेथ की खबर बाहर आ जाएगी। पर अभी तक इतना समय बीत चुका है पर ली के पेरेंट्स की मौत की असली वजह और सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई। इवन कॉम्पनसेशन के रूप में ली से मिलियंस मांगे भी जा रहे हैं। सांग जो कि ली के ख्याल को आसानी से पढ़ सकता है, वो बताता है कि कोई भी प्रजाति हो, नाइंसाफी हर जगह होती है। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हें बुली किया जाएगा। इस जगह पे खड़े होने से बेहतर ये होगा कि तुम और भी प्रिजन फ्रेगमेंट पीसेस को ढूंढो
लो ताकि तुम ताकतवर बन सको, जिसके बाद तुम इस सच्चाई को खुद पता कर लेना। ली के दिमाग में ये ख्याल चलने लगते हैं कि मुझे ये सब कुछ पता है, पर अगर इसकी शैडो एनर्जी डिटेक्ट हो जाती तो मुझे ई रैंक के माइनर के रूप में लेबल तो नहीं किया जाता, फिर मुझे कोई भी टीम को ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं होती। और मेरे सामने ये जो शैडो की तरह दिखने वाला बंदा है, ये बोले जा रहा है बार बार कि ये मेरे शरीर पर काबू करना चाहता है। समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा है बेकार है, और ये छोटा कैसे हो गया? क्या इसकी ताकत कमजोर हो चुकी है? ये सभी ख्याल सांग पड़ सकता था और वो काफी भड़क भी जाता है। ली के फोन पर एक मिशन इनविटेशन आता है, केमिकल डिस्ट्रिक्ट डी रैंक का फॉरबिडन जोन, जहां पर पोर्टल एंट्रेंस मौजूद होता है। ली उसी जगह पहुंचता है। एक आदमी पूछता है कि तुम्हें देरी कैसे हुई? ली बताता है कि मैं काफी दूर था। वहीं पर हाउ मौजूद होता है, जिसे कि ली पहचान जाता है। ली कहता है, अंकल हाउ, मिले हुए काफी समय हो गया। क्या आप भी यहाँ पर किसी मिशन के वजह से हैं? मिशन के लिए और भी मर्सनरी सी रैंक के अवेकनर्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई ताकतवर बंदा आएगा या कम से कम सी रैंक का अवेकनर तो होगा ही, पर ये बस एक माइनर है। एक आदमी कहता है कि हमारा समय बर्बाद करना बंद करो और बताओ कि आखिरकार मिशन है क्या। बताया जाता है कि ये एक डी रैंक का फॉरबिडन जोन है। हमारा मिशन है आइस क्रिस्टल ओर को ढूंढना। सैंपल्स के तौर पर 60 किलोग्राम माइनिंग करनी है। ली जब ये सुनता है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि ये एक डी रैंक का फॉरबिडन जोन है और इसे क्लियर करने के लिए सी रैंक के अवेकनर्स की जरूरत पड़ रही है, वो भी 4। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चौथा सी रैंक का अवेकनर मर्सनरी वही दीवार के सहारे खड़ा होता है जिसका नाम हेजी है। इन सभी के ऊपर एक आदमी नजर गड़ा के बैठा हुआ था जो कहता है अब जब मेरे सारे खिलौने यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो हंट करने का खेल शुरू करते हैं। ये होता है ब्लैक पैंथर गैंग का सेकंड इन कमांड ब्लड लियोपर्ड। आगे जाते हुए हाउली से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी प्रोटेक्टिव गियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसपे ली बताता है कि मैं अब एक अवेकनर हूँ तो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इन दोनों की बातें सुन के जो 3 मर्सनरी थे वो मजाक उड़ाने लगते हैं ली का, ये बोलते हुए कि एक अवेकनर माइनर ये तो काफी रेयर केस है। बट हाउली को समझाता है कि उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो ली को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो घास है वो काफी बड़ी हो चुकी है, जिसमें छिपना काफी आसान है, और काफी समय से ली को किलिंग इंटेंट भी महसूस हो रहा था। प्रोबेबली इस बात का अंदाजा सी रैंक के मर्सनरीज को भी हो गया होगा। ली को समझ में आता है कि शायद वो शैडोज में छुप के हमें ऑब्जर्व कर रहा है या फिर उसका कोई और प्लान है। तभी एक मर्सनरी कहता है, ओए कचरे, थोड़ा तेज चलो। ली हाउ के साथ भागकर आगे जाने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि तीनों मर्सनरी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। एक मर्सनरी कहता है, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, उन्हें इग्नोर करो, वैसे भी वो कचरे हमारे बिना मारे ही जाएंगे। इस वक्त लियोपर्ड उन तीनों मर्सनरीज पर नजर रख रहा था। लियोपर्ड को समझ में आता है कि जो 2 लोग यहाँ से भागे हैं वो काफी समझदार हैं, पर ये लियोपर्ड के लिए ही काफी बेहतर है, क्योंकि अगर उसे यहाँ पर सारे शिकार आसानी से मिल जाते तो ये हंट काफी बोरिंग होता। एक मर्सनरी बताता है, बड़े भाई, जब से हम इस मिशन पर आए हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, कोई तो है जो हम पर नजर बनाए हो। दूसरा मर्सनरी भी यही बात कहता है कि कोई तो जैसे उन पर नजर रख रहा है। मुझे भी यही एहसास हो रहा है। लियोपर्ड ने तीसरे भाई को पकड़ रखा था, जहां वो बताता है कि खेल तो बस अभी शुरू हुआ है, तुम अभी से जाना चाहते हो। एक मर्सनरी कहता है, ब्लड लियोपर्ड, मेरे तीसरे भाई को जाने दो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लियोपर्ड बताता है कि तुम तीनों भाई हमेशा से ही ब्लैक पैंथर गैंग को चैलेंज करते हुए आ रहे हो, तो अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। अगले ही सेकंड ब्लड लियोपर्ड उस तीसरे भाई को जान से मार डालता है। ये देखकर एक मर्सनरी काफी भड़क के हमला करता है, जो कि दूसरा भाई था, बट ब्लड लियोपर्ड उसे भी जकड़ लेता है। इससे पहले कि दूसरा भाई कुछ समझ पाता, ब्लड लियोपर्ड उसे जान से मार डालता है। ये सब कुछ उनका बड़ा भाई देख रहा था, जो कि डर की वजह से वहां से भागने लगता है। लियोपर्ड भी ये देख के काफी खुश होता है, क्योंकि एक डरा हुआ शिकार काफी ज्यादा टेस्टी होता है। इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ ली और हाउ एक जगह पर बैठे हुए हैं। हाउ पूछता है कि आखिरकार हम उनसे दूर क्यों भाग आए, जिसपे ली अपने सवाल को रखता है, ये बोलते हुए, अंकल हाउ, क्या आपने हाल फिलहाल में ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अपना दुश्मन बनाया है? हाउ बताता है कि मैं तो बस एक माइनर हूँ, तो आखिरकार मैं किसी को दुश्मन क्यों बनाऊंगा, और मेरे दुश्मन क्यों होंगे? वैसे तुमने पूछा क्यों? ली क्लियरली कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिशन एक डेथ ट्रैप है। कोई तो है जो कि इस फॉरबिडन जोन में हम सभी की कब्र खोदना चाहता है। अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, हमारे लिए बेहतर होगा। तभी वहाँ पर सबसे बड़ा भाई, जो कि मर्सनरी होता है, वो पहुँच के कहता है, यू लिटिल ब्रैट,
तुमने पहले ही पता कर लिया था कि प्रॉब्लम्स हैं और फिर भी हमें नहीं बताया। तुम्हारी वजह से मेरे भाई मारे गए। ली बताता है कि शायद तुम पूरी तरह से यूजलेस नहीं हो। एटलीस्ट मरने से पहले ही तुम्हारे भाइयों ने मास्टरमाइंड के बारे में पता लगवा दिया। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम मरने वाले हो। अगले ही सेकंड हम देखते हैं ब्लड लियोपर्ड उस बचे हुए मर्सनरी को भी जकड़ लेता है। इससे पहले कि मर्सनरी को कुछ रियलाइज होता, ब्लड लियोपर्ड उसे जान से मार देता है। लियोपर्ड कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक माइनर इतना ज्यादा दिलचस्प होगा। वहीं ली एक्टिवेट करता है अल्टीमेट शैडो सेंस को। हाउ डरते हुए कहता है, हम तुमसे भीख मांगते हैं, हमें जाने दो, हम तो बस माइनर हैं, हमारी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लियोपर्ड बताता है कि हाँ, हमारे बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है, पर उस दिन तुम्हारी अगर जबान नहीं फिसलती तो शायद मैं तुम्हें जाने देता। हाउ क्लियरली कहता है कि मैं उस राज को अपनी कब्र में लेकर जाऊं। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं। बट ऑब्वियसली लियोपर्ड इस बात पे नहीं यकीन करने वाला था। हमला करते हुए लियोपर्ड हाउ को समझाता है कि मरे हुए लोग किसी को भी कुछ नहीं बता सकते। हाउ पर हमला होते हुए देख ली शैडो डैगर से लियोपर्ड पर अटैक करता है। लियोपर्ड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक माइनर के पास ऐसी ट्रिक्स होंगी, तभी तो आखिरकार झाऊ नाम का वो लड़का इसे हैंडल नहीं कर पाया। पर आज दोनों का मरना तय है। लियोपर्ड जब हमला करता है तो ली खुद को बचाते हुए पीछे हटता है। ली एक्टिवेट करता है शैडो एनहांसमेंट और लियोपर्ड के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट शैडो एनहांसमेंट भी लियोपर्ड के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। इस हमले की वजह से ली एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। लियोपर्ड बताता है कि फिक्र मत करो, आज तुम और तुम्हारे ये अंकल दोनों यही मारे जाने वाले। ली एक्टिवेट करता है अल्टीमेट शैडो सेंस। शैडो फॉर्म डैगर से ली अटैक करता है, बट ये हमला लियोपर्ड को थोड़ी सी भी खरोच नहीं पहुंचा पाता। ऑफ कोर्स ली दूसरे डैगर से हमला करता है। एक माइनर के पास इतनी सारी ट्रिक्स देखकर लियोपर्ड थोड़ा तो हैरान था, बट वो ली के वेपन को बीच में से काट डालता है। तभी हम जमीन में से उस बड़े भाई मर्सनरी को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसने की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए खुद की मौत को फेक कर दिया था और जमीन में छिप गया था। वो बिल्कुल रबड़ की तरह लियोपर्ड को लपेट लेता है। लियोपर्ड कहता है, मुझे लगा था कि तुम छिपे रहोगे और इंतजार करोगे कि मैं यहाँ से चल जाऊं, फिर बाहर आओ, पर तुमने ऐसा नहीं किया। बुरी बात तो ये है कि तुम्हारी ये सबसे बड़ी स्किल ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट मेरी स्पेशलिटी। इंटैंगल का इस्तेमाल करते हुए लियोपर्ड इस बार उस मर्सनरी को बीच में से फाड़ डालता है। ली जब ये देखता है कि सी रैंक का एक मर्सरी इतनी आसानी से मारा गया, तो उसे रियलाइज होता है कि उसके और लियोपर्ड के बीच में जो स्ट्रेंथ का गैप है वो कितना बड़ा है। अगले ही सेकंड ली हाउ को अपने साथ ले वहां से भागने लगता है और लियोपर्ड बस उन्हें देखकर हंसे जा रहा था। थोड़ा समय बीत जाता है, रात हो जाती है, चांद आधा निकला हुआ था। एक पेड़ के पास ली और हाउ मौजूद होते हैं। ली ने हाउ के घाव पर पट्टी बांधी थी। ली बताता है कि पहले मैं तुम्हारे इन घाव को ठीक कर देता हूँ और उसके बाद जैसे ही रात और ज्यादा हो जाएगी हम यहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे। हाउ ये जानता था कि ये इतना आसान नहीं है, इसी वजह से वो ली से कहता है कि पहले तुम चले जाओ, वो भी अकेले। मेरे साथ चलोगे तो मैं बस तुम्हें पीछे धकेलूंगा, मैं तुम्हारी स्पीड को स्लो करूंगा। ली बातों पर ध्यान ना देते हुए ये पूछता है कि अंकल हाउ, आखिरकार आपने ऐसा किया क्या जो ब्लड लियोपर्ड आपको मारने के पीछे हाथ धोके पड़ा है? हाउ कहता है, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी पेरेंट्स की मौत के पीछे का राज पता कर लिया। ये बात सुन के ली पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हाउ बताता है कि पहले मैं जानता नहीं था, पर अब जब ब्लड लियोपर्ड मुझे मारने के लिए आया है खुद, तो इसका मतलब चोई सेहो को प्रॉब्लम्स हैं। माइनिंग एक्सीडेंट होने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि उन्हें शक है कि सेहो शायद माइनिंग एरिया में कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो माइनिंग एक्सीडेंट कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा और सारा दोष तुम्हारे पेरेंट्स के सर पर आ जाएगा। ली गुस्से में पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? हाउ कहता है, क्योंकि मैं बस एक माइनर हूँ, मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता, मेरा भी एक परिवार है। ली को यकीन नहीं होता कि हाउ उसके पेरेंट्स को ऐसे धोखा दे सकता है। उसने ये सच्चाई छुपा के रखी, जिसकी वजह से ली के पेरेंट्स के ऊपर ये गलत इल्जाम लगा। हाउ बताता है कि मुझे इस बात का अफसोस है और इसी वजह से शायद मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी और नशे की हालत में काफी लोगों को ये बात बता दी, तभी तो आज मुझे मारने के लिए ये ब्लड लियोपर्ड आया है। अगले सेकंड हम देखते हैं कि लियोपर्ड वहां पहुंच चुका है, जो कि उस पेड़ के कई टुकड़े कर देता है जिसके सहारे हाउ बैठा हुआ था। लियोपर्ड हाउ को जकड़ लेता है। मरने से पहले हाउ के बस यही शब्द थे, मुझे माफ करना ली, मुझसे नफरत मत करना। लियोपर्ड को भी अंदाजा लगता है कि आखिरकार ली का चेहरा कहीं देखा हुआ क्यों लग रहा है।
क्योंकि ये उन्हीं सी रैंक के अवेकनर्स का बेटा है। लियोपोल्ड हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार ली भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। ली अब लियोपोल्ड के हमलों को ब्लॉक कर पा रहा था, बट फिर भी वो काफी चोटिल हो जाता है क्योंकि लेपर्ड के हमले एक स्पाइडर सिल्क की तरह थे। बट ली को रियलाइज होता है कि ये कोई इनविंसिबल अटैक तो नहीं है। अगले ही सेकंड ली शैडो फॉर्म जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और लियोपोल्ड के सिल्क को कट करना स्टार्ट कर देता है। लियोपोल्ड को रियलाइज होता है कि ली जितने डैमेज ले रहा है उतने ही डैमेज दे रहा है। इसका मतलब ली इंजरी को ट्रेड कर रहा है इंजरी से। ली का कंधा अब तक काफी डैमेज हो चुका था, शायद वो अब अपनी लिमिट पर था। लियोपोल्ड इस मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर देता है और बड़ी ही आसानी से ली को जकड़ लेता है। ली जब लियोपोल्ड को घूरता है तो लियोपोल्ड कहता है क्या हो गया, कहीं तुम्हारा इरादा मुझे घूर के मारने का तो नहीं है? जब भी मैं तुम्हारे जैसे किसी चींटी को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों उसे मसलने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ ताकि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा भड़क। तुम्हारा वो अंकल हाउ सिर्फ आधा सच ही जान पाया। तुम्हारे पेरेंट्स किसी माइनिंग एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, बल्कि वो मरे थे मेरे हाथों। ये सुन के ली खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। लियोपोल्ड कहता है, इसी लुक की तो बात कर रहा था मैं। अब आए ना तुम जोश में। मैंने जब तुम्हारी माँ को मारा था तब तुम्हारा बाप भी मुझे ऐसे ही देख रहा था। वो मुझे देखता रहा पर फिर भी कुछ कर नहीं पाया और उसके सामने ही मैंने तुम्हारी माँ को कई टुकड़ों में काट डाला। अचानक लियोपोल्ड के जो सिल्क की तरह थ्रेड्स थे वो जलने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहाँ एक काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। ली अब पूरी तरह से बदल चुका था। सांग ली के पीछे खड़ा होता है जिसपे ली कहता है, आज तू मरेगा मेरे हाथों से। सॉन्ग को भी समझ में आता है कि ली अपनी इस नफरत को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकता है शैडो एनर्जी के लिए। शैडो एनर्जी में अभी सर्च को डिटेक्ट किया जा रहा था। लेवल रिकैलिब्रेशन प्रोग्रेस में होता है और जब ये कंप्लीट होता है तो सी रैंक का शैडो एनहांसमेंट अपग्रेड हो जाता है। स्टेज 1 से स्टेज 2 पर न्यू स्किल अनलॉक होती है, शैडो स्टेप, जो कि शैडोज के साथ इमर्ज होके किसी भी डार्कनेस से कनेक्ट हो सकती है। ली को अब तक जो भी चोट लगी थी वो हील हो चुकी थी। लियोपोल्ड दोबारा हमला करता है ये बोलते हुए कि शिकार जब मरने वाला होता है तो वो एक आखिरी कोशिश जरूर करता है और यही कोशिश तुम कर रहे हो। ली कहता है, शैडोज की इस रियल में तुम शिकार हो। शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए ली लियोपोल्ड के पीछे पहुंच जाता है। शैडो जब अटैक करता है तो ली बड़ी आसानी से इसे डोज कर जाता है। फ्लाइंग डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए ली भी हमला करता है, बट ये मूव्स लियोपोल्ड को कुछ खास इफेक्ट दे नहीं पाती। पर तभी ली शैडो टेलीपोर्ट इंस्टेंट फ्लैश, जो कि किसी भी फेंके गए वेपन की जगह पर ली को टेलीपोर्ट कर सकता है, उसका इस्तेमाल करते हुए लियोपोल्ड के पास आ जाता है। जब ली हमला करता है तो लियोपोल्ड अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए इस हमले को ब्लॉक करता है। लियोपोल्ड कहता है, तुम कभी भी मेरे डिफेंस को तोड़ नहीं सकते। ली दोबारा से टेलीपोर्ट होकर बताता है कि तुम्हारे डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर ही कौन रहा है। तुम ऑफेंस और डिफेंस एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा ये ब्लड लाइन कंट्रोल तुम्हारी रिएक्शन स्पीड के साथ कंपैटिबल नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ली सभी टेलीपोर्ट होकर लियोपोल्ड पर हमले करना शुरू कर देता है। लियोपोल्ड कुछ समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जख्मी हालत में ही लियोपोल्ड कहता है कि आखिरकार मैं एक साधारण से माइनर के हाथ से कैसे हार सकता हूँ, ये तो नामुमकिन है। ली पूछता है कि आखिरकार सालों पहले उस माइनिंग एक्सीडेंट में हुआ क्या था, जवाब दो मुझे। लियोपोल्ड कहता है तुझे सच में लगता है तू मुझसे कुछ उगलवा सकता है? अगले सेकंड ली लियोपोल्ड का एक हाथ काट डालता है, ये बोलते हुए कि मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लियोपोल्ड बताता है कि इससे अब क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं तुझे बता भी दूं तो क्या ही हो जाएगा। ये सब कुछ चोई सेहो का किया हो। तेरे बाप ने ये डिस्कवर कर लिया था कि आखिरकार उस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है और फिर इसी बात को कवर अप करने के लिए उसने हमें भेजा ताकि हम तेरे पेरेंट्स को जान से मार सके और ये सब कुछ एक माइनिंग एक्सीडेंट के रूप में दिखा सके। अब तो तू ये जानता है कि इन सब के पीछे एनर्जी कॉर्पोरेशन है। क्या हुआ, तुझे डर लग रहा है? क्या अब तू अपने पेरेंट्स की मौत का बदला नहीं लेना चाहता? मैं तो कहूंगा कि मुझे तू यहाँ से जाने दे। इससे पहले कि लियोपोल्ड कुछ और बोल पाता, ली उसकी गर्दन काट देता है। ली कहता है, जिस किसी ने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है, भले ही इसमें उनका हल्का सा ही हाथ, मैं उनमें से एक को भी जाने नहीं दूंगा। थोड़े समय बाद बारिश हो रही होती है। एनजी ग्रुप हेडक्वार्टर्स के पास ली मौजूद होता है, जहाँ इस वक्त चोई सेहो जा रहा होता है। सांग बताता है, भले ही तुम सी रैंक पर पहुंच चुके हो, पर फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा कि अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद मत करो। तुम भी इस बात का एहसास कर पा रहेगे कि आसपास ए रैंक का भी एक अवेकनर है। ली कार का पीछा करते हुए कहता है, मुझे पता है, निंगडोंग वो एनजी ग्रुप का फाउंडर, वो ए रैंक का
का अवेकनर है और वो भी इसी कार में है। फिक्र मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि चोई सेहो पर अभी हमला कर दूं और साथ में ही ब्लड लियोपर्ड की बात पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि चोई सेहो इन सब में अकेला था या उसके साथ कोई और भी है। अगर सेहो के साथ हायर अप्स इन्वॉल्व हुए तो निंगडोंग भले ही ए रैंक का अवेकनर है, पर उसका ये ए रैंक का स्टेटस भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएगा। खून का बदला हमेशा खून से ही लिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्लैक पैंथर गैंग के वेयरहाउस का सीन, जहां इस वक्त इतनी रात में सेहो उस वेयरहाउस के अंदर जा रहा होता है। ली ये सब कुछ देख रहा होता है। पैंथर कहता है, संभल कर, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स हैं। सेहो पूछता है, क्या वो बुढ़ा माइनर मारा जा चुका है? पैंथर बताता है कि मैंने ब्लड लियोपर्ड को भेजा तो था, उसके जो पोर्टल फ्रेगमेंट है वो इन्फ्लुट्रेट हो गए और वो अब डिसअपियर्ड हो चुके हैं। तो हम इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकते। जरूर लियोपर्ड ने अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया होगा, क्योंकि वहां पर सी रैंक के 4 अवेकनर्स थे। सेहो बताता है कि जल्द से जल्द इन सभी इक्विपमेंट्स को अंदर लेकर चलते हैं, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। एक्सपेरिमेंट अभी काफी क्रिटिकल स्टेज पर है, कोई भी गलती अलाउड नहीं है। पैंथर पैसे के बारे में पूछता है तो सेहो कह देता है, फिक्र मत करो, पैसे तैयार हैं। ये सारी बातें ली छिप कर सुन रहा था। उसे अब यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे से हो ही है। ली की प्रेजेंस का एहसास पैंथर को भी होता है, तभी वो हमला कर देता है, बट ली शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए डार्कनेस में छिप जाता है। सेहो पूछता है, क्या हुआ? पैंथर को लगता है कि शायद ये उसकी बस एक इमेजिनेशन थी। ली ऑलमोस्ट पकड़ा जाने वाला था, बट वो अभी वहां से गया नहीं था। अभी भी उसकी सी रैंक की एबिलिटीज काफी नहीं है। ली वहीं छिपकर बातें सुन रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह ड्रैगन गेट 3rd स्ट्रीट लीडर किन साओसांग की इंडस्ट्री यानी कि किन ग्रुप का सीन। ली वहां पर पहुंच चुका होता है। सांग कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मिशंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि यहाँ पर आने के। ली यहाँ पर आया था 3rd फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार सांग की वेपन्स की असली कीमत क्या है। एक लड़की ली को असिस्ट करने के लिए आती है। ली बताता है कि मैं इस वक्त किन सियान की तलाश में हूँ। लड़की पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है? तभी हम वहाँ पर गोल्ड डिगर सू को देखते हैं, जो कि इस वक्त किसी और की डिगिंग कर रही है। सू कहती है, देखो, इसके जैसा एक माइनर यहाँ पर आया है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस्ट्रेस को इतना कैजुअली बोलने की? यंग मास्टर, देखिए, ये भिखारी यहाँ की हवा को कितना प्रदूषित कर रहा है। आखिर अब तक आपने इसे बाहर क्यों नहीं फेंका? ली को कुछ लोग घेरने लगते हैं। ली कहता है, क्या इसी तरह से ड्रैगन गेट 3rd स्ट्रीट में मेहमानों का स्वागत किया जाता है? गोल्ड डिगर सू कहती है, गेस्ट की बात करते हो तुम तो कुत्ते बनने के भी लायक नहीं। मैं तो तुम्हें अपनी जूती चाटने के भी बराबर नहीं समझती। ली को रियलाइज होता है कि किन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा घमंडी हैं, तो किन सियान से मिलने की कोई खास जरूरत है नहीं। ली वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सू इस वक्त जिसकी दिग्गिंग कर रही थी वो आदमी होता है किन फैमिली का यंग मास्टर, जो कहता है, यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम जब चाहोगे आओगे और जब चाहोगे चले जाओगे? पकड़ लो इसे। आदमी के आदेश पर गार्ड्स ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट तभी ली इस्तेमाल करता है शैडो स्टेप। उन सभी गार्ड्स पर हमला करते हुए वो डायरेक्ट उस आदमी के गर्दन को पकड़ के ऊपर उठा लेता है। गोल्ड डिगर कहती है, जल्द से जल्द यंग मास्टर को छोड़ दो, वरना किन फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ली उस आदमी को गोल्ड डिगर सू की तरफ फेंक देता है। वहां से जाते हुए ली कहता है, आज मैं तुम सभी को छोड़ रहा हूँ सिर्फ किन सियान की वजह से। आदमी अब काफी भड़क चुका था। कमीने कहीं के, तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार डालूंगा। वो आदमी हमला करता है तो ली भी अपने शैडो डैगर को बाहर निकालने लगता है। उन दोनों के हमले इससे पहले की टकरा पाते हैं कि तभी एक दूसरा आदमी उन दोनों को पकड़ के उन्हें रोक लेता है। ली के पीछे खड़ी एक लड़की कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन ग्रुप में ये सब करने की? असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किन सियान होती है। वो आदमी जिसका नाम किन टिंग था, जो कि सियान का कजन होता है। वो कहता है, अब मेरी बहन तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारा मरना तो तय है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे कॉर्पोरेशन में ये सब करो? सियान कहती है, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। टिंग कहता है, बहन, तुम इसे बड़ी ही आसानी से जाने दे रही हो, हमें इसके हाथ और पैर तोड़ देने चाहिए। बट तभी जो आदमी सीन के साथ आया हुआ था वो टिंग को पकड़ लेता है। टिंग समझ नहीं रहा पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं गोल्ड डिगर सू कहती है, यंग मिस्ट्रेस, इस गरीब माइनर ने आपको डायरेक्टली आपके नाम से पुकारा। यंग मास्टर किन टिंग तो बस आपकी साइड ले रहे थे। सियान बताती है कि वो मेरा दोस्त है, तो एक दोस्त को नाम से बुलाने में कोई प्रॉब्लम है? इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को फायर कर दो, साथ में इस क्लर्क को भी। दोबारा इन्हें कभी भी हायर मत करना। सभी गार्ड्स को वहां से जबरदस्ती बाहर निकाला जाने लगता है। गोल्ड डिगर सू कहती है, यंग मास्टर किन टिंग,
मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, कुछ बोलिए, मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया। सियान कहती है, ये क्या बोल रही है? यंग मास्टर किन टिंग? टिंग, आज के बाद अगर तुमने कभी भी किन फैमिली का नाम इस्तेमाल किया लोगों को डिसीव करने के लिए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद सियान कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम आज यहाँ पर आओगे, मेरे साथ अंदर चलो। अंदर जाते हुए सियान बताती है कि ब्रांच के जूनियर की तरफ से जो भी गलतियां हुई उससे मैं काफी शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। ली कहता है, कोई बात नहीं, हर परिवार के कुछ ऐसे रिश्तेदार होते ही हैं जो बड़े ही मदरबोर्ड होते हैं। सियान अभी ली को अपने साथ लेके जा रही होती है कि तभी एक लड़की आके उसे बताती है कि चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। वहाँ से जाते हुए सियान कहती है, माफ करना, कुछ देर यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ली अपने आसपास चारों तरफ देखने लगता है। वहीं जाते हुए सियान पूछती है, क्या ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है? जो लड़की वहाँ पर आई थी वो कहती है कि चेयरमैन ने कुछ ज्यादा तो कहा नहीं, बस उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द आपको बुला के लाया जाए। थोड़े समय बाद ली जिस रूम में था अचानक से वो चारों तरफ से लॉक होने लगता है। वहीं हम देखते हैं एक आदमी को जो कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? ये एक ए रैंक का अवेकनर होता है जिसकी स्किल्स इंटिमिडेटिंग गेज है जो कि ओपोनेंट्स के दिल में डर पैदा करती है। साथ में ही फ्यूरियस थंडर जो कि लाइटिंग एट्रीब्यूट्स और बाकी के सभी स्टैट्स को एनहांस करती है। ली का शैडो सेंस अभी भी इस आदमी को एनालाइज करना शुरू करता है। ली को यकीन नहीं हो रहा था कि ए रैंक का अवेकनर जिसके पास 2 स्किल्स हैं। ली घबराते हुए कहता है, सीनियर, मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो बस एक माइनर हूँ। इंटिमिडेटिंग गेज का इफेक्ट ली पर ना होते हुए देखकर वो आदमी काफी इंप्रेस होता है, पर ये इतना आसान भी नहीं। अगले ही सेकंड वो अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करना शुरू करता है। ली के ऊपर थंडर स्ट्राइक होती है, पर ली इस हमले को झेल जाता है। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हमले को एक माइनर झेल पा रहा है। इसका मतलब ये जरूर एक बी रैंक का अवेकनर है, फिर भी माइनर बनने का नाटक कर रहा है। बताओ मुझे, सियान के साथ ये फेक आइडेंटिटी यूज करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? अगर तुम अभी कन्फेस नहीं करते तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। तभी वहाँ पर सीन आ जाती है जो कि उस आदमी के कान खींचते हुए कहती है, डैड, आपने जानबूझकर मुझे यहाँ से दूर भेजा ताकि आप मेरे दोस्त को इंटेरोगेट कर सकें। ये आदमी होता है किन ग्रुप का चेयरमैन, जिसे अब से हम किन कहेंगे। किन कहता है, थोड़ा आराम से, अभी भी हम ऑफिस में हैं, कम से कम मेरी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल करो। सियान जबरदस्ती अपने डैड किन साओसोंग को वहाँ से बाहर धकेल देती है। दोबारा से सियान माफी मांगते हुए कहती है, मेरे डैड बस मेरी प्रोटेक्शन को लेके कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हैं। उन्हें पता नहीं क्यों हर किसी पर शक होता है। वो दोनों अभी बात कर रहे होते हैं, पर तभी खिड़की से किन उन्हें देख रहा होता है, जो यही सोच रहा था कि क्या इस लड़के के अंदर मेरी बेटी के लिए कोई फीलिंग्स है? मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के हाथ नहीं लगने दे सकता। भले ही आज ये बच गया, पर कल तो ये जरूर मरेगा। अपनी इस 16 साल की बेटी को मैं ऐसे ही चोट तो नहीं पहुंचने दे सकता। सियान कहती है, डैड यहाँ से चले जाइए। थोड़े समय बाद सीन और ली एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। सियान ली को एक कार्ड देती है जिसके अंदर 5 मिलियन युवान डिपॉजिट कर दिए गए थे। उस जॉइंट स्वॉर्ड की जो कीमत थी वो 5 मिलियन युवान के आसपास थी। उसका मटेरियल काफी स्पेशल था तो क्लाइंट ने उसके लिए स्पेशल प्राइस दिया। ली थैंक्स बोलता है ये बताते हुए कि मैं यहाँ पर कुछ और भी काम के लिए आया था। ली प्रिजन क्रिस्टल को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है ऐसे क्रिस्टल्स को मैं और कहाँ पर पा सकता हूँ? सियान उसे देख के काफी हैरान होते हुए बोलती है, ये क्रिस्टल या तो फिर कहें कि फ्रेगमेंट्स दूसरी डायमेंशंस में काफी कॉमन है। ऑल्दो ये फ्रेगमेंट्स अभी भी अननोन है, पर हाल फिलहाल के ईयर्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्हें बहुत ही ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है, तो मार्केट में ये काफी रेयर हो चुके हैं। वैसे तुम चाहो तो ड्रैगन गेट के ऑक्शन हाउस को ट्राई कर सकते हो, कभी कभी वहाँ के ऑक्शन में ये आते रहते हैं। सॉन्ग जब ये बात सुनता है तो वो सोचता है कोई इन फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है, क्या ये वही लोग हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं किन को आदमी बताता है कि ली 20 साल का एक लड़का है जो कि हाल ही में अवेकन हुआ है, क्योंकि उसकी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। इसी वजह से उसे ई रैंक का माइनर घोषित कर दिया गया। किन को ये बात काफी हैरान करती है, क्योंकि एक ई रैंक का माइनर इतनी जल्दी सी रैंक पर पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है ये काफी हैरान करने वाली बात है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला आदमी कहता है कि तुमने जो स्वॉर्ड हमें बेची थी, क्या तुम्हारे पास और भी है? जो स्वॉर्ड तुम्हारी बेटी लेकर आई थी, अगर तुम्हारे पास है तो हम वो सारा खरीदना चाहते हैं। किन कहता है, मुझे नहीं पता कि और है या नहीं, पर हम जरूर पता कर लेंगे। वैसे तो आमतौर पर आप किसी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्या उस स्वॉर्ड के अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं? सामने से आवाज आती है कि हम ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकते, पर उसका मटेरियल काफी यूनिक है, उससे हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को एनहांस कर सकते हैं। कॉल
कट हो जाता है। किन सोच रहा होता है कि मिस्टीरियस बैकग्राउंड कैजुअली इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन लेकर आना सच में ली नाम का ये लड़का काफी मिस्टीरियस है। दूसरी तरफ ली ऑक्शन की तरफ घूम रहा होता है। वो इस वक्त फ्रेगमेंट्स की तलाश कर रहा था। तभी वहाँ पर गोल्ड डिगर मास्टर जाऊ के साथ मौजूद होती है। सू बताती है कि टिंग के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं था, वो तो मुझे परेशान करता था, मैं उसे अवॉइड कर सकूं। इसी वजह से मैंने किन कॉर्प में अपनी जॉब को भी छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ यंग मास्टर जाऊ। जाऊ कहता है अगर तुमने क्विट कर दिया तो कर दिया, अब से तुम मेरी हो। गोल्ड डिगर सू कहती है आप कितने अच्छे हो। जाऊ की नजर इस वक्त ली पर पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि ब्लड लिया पर्ड ने अभी तक इसे ठिकाने नहीं लगाया। जाऊ कहता है कि आखिरकार एक माइनर यहाँ पर कैसे आया। ली बताता है कि शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कच्ची हो चुकी है क्या? तुम सच में भूल गए जब कुछ दिनों पहले मैं तुम्हें चांटे मार रहा था? दोबारा से याद दिलाऊं? जाऊ डर के पीछे हटते हुए कहता है कि मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। तभी हम वहाँ पर देखते हैं पैंथर को, जो जाऊ से काफी निराश होता है क्योंकि वो ब्लैक पैंथर गैंग का नाम सिर्फ डूबा रहा है। पैंथर डायरेक्ट पहुंचता है ली के पास ये बोलते हुए कि मेरे सबऑर्डिनेट को ह्यूमिलेट करना मतलब ब्लैक पैंथर गैंग को ह्यूमिलेट करना। घुटने के बल बैठो और माफी मांगो। जमीन टूटने लगती है। ली कहता है माफी मांगो और मैं? पहले तो तुम ये सपने देखना बंद करो। तभी वहाँ पर सियान पहुंच जाती है जो कहती है ब्लैक पैंथर ड्रैगन गेट में तुम एज अ कस्टमर आए हुए हो, जिसके लिए तुम्हारा स्वागत है, पर अगर तुम यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे तो हम खुशी खुशी इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ब्लैक पैंथर कहता है ठीक है लड़की, आज जाने देता हूँ इसे, चलो ऑक्शन हाउस की तरफ चलते हैं। देन वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त पैंथर पूछता है कि आखिरकार उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ तुम्हारी भिड़ंत हुई कैसे? जाऊ बताता है कि वो वही लड़का है जिसने की स्वॉर्ड चुराई थी जो कि मैं आपको देने वाला था, और साथ में ही हमारे गैंग को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी। पैंथर काफी भड़कते हुए जाऊ को गले से पकड़ लेता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि क्या यही वो लड़का है। गोल्ड डिगर सू कंफर्म करती है। तभी वहाँ पे हम सेहो को देखते हैं जो पूछता है कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। ब्लैक पैंथर बताता है कि वो जो बच्चा वहाँ पर दिख रहा है वो ब्लड लियोपार्ड के हंटिंग टारगेट में से एक था और वो अभी भी जिंदा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड लियोपार्ड उसके हाथों मारा गया? जाओ को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि ली बस एक ई रैंक का माइनर है। आखिरकार उसके जैसा कोई वाइस लीडर को कैसे मैच कर सकता है? ली की नजर उन्हीं की तरफ जाती है। वो पहचान जाता है कि सेहो भी यहाँ पर है। सेहो भी ली को पहचान जानता है क्योंकि उसे पता था ये वही कमजोर लड़का है जो कि पहले भी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है। आखिरकार ये किन सियान के साथ कनेक्टेड कैसे हैं? ली सियान से अभी पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? सियान बताती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते। वो दोनों अभी बातें करते हुए आगे जा रहे थे कि तभी उनके सामने सेहो और ब्लैक पैंथर आ जाते। सेहो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ पर मुलाकात होगी भतीजे। ली आगे जाते हुए कहता है कि मैं तो बस एक साधारण सा माइनर हूँ जो कि अपने कर्जे चुकाने के लिए माइनिंग का काम करता है। आखिरकार मेरे जैसा कोई हाई रैंकिंग एनर्जी एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेटेड कैसे हो सकता है? सेहो बताता है तुम्हारे पेरेंट्स का जो भी मामला था उन सभी को डील करने के लिए जो भी डिसीजन लिया गया था वो हायर अप्स की तरफ से था। मैं मदद करना चाहता था पर मेरी आवाज काफी धीमी कर दी। ली को यकीन नहीं होता कि सेहो अब खुद को शरीफ दिखाना चाहता है। जाते हुए ली कहता है बाय द वे अंकल हाउ ने कहा था कि मैं एक मैसेज तुम सभी को दे दूं। पेपर कभी भी आग को रैप नहीं कर सकता। कर्मा रिटर्न उनके लिए जरूर आता है जो कि बुरे काम करते हैं। ये बात सुनकर ब्लैक पैंथर काफी भड़क जाता है बट सेहो उसे रोक कर कहता है कि इस वक्त हम किन साउसोंग की टेरिटरी में हैं। हम यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। वैसे भी ये जो बच्चा है ये काफी कुछ जानता है, किसी को भेज के इसे मरवा दो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली सियान के डैड से मिलने के लिए पहुंच चुका है। ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। सियान वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे काम का कोई आइटम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ली पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि चेयरमैन किन ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? किन कहता है मैं डायरेक्ट तुमसे बताता हूँ। क्या तुम्हारे पास और भी कोई ऐसे वेपन्स हैं जो कि लास्ट टाइम तुमने सियान की मदद से बेचने की कोशिश की थी? ली के पास वेपन तो होते हैं वो भी काफी, बट एक ही बार में वो इतने सारे वेपन्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इससे उस वेपन्स के प्राइस पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा और उस पर शक भी हो सकता है। ली कहता है मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये वेपन्स मेरे हाथ लग गए, मेरे पास अभी 2 बचे हैं। किन अपना ऑफर देता है जहाँ वो बताता है कि इन दोनों वेपन्स के साथ में ही तुमने जो पिछला वेपन दिया था उनकी टोटल प्राइस 45 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा। पहले के 5 मिलियन मिल चुके हैं तुम्हें और इन दोनों वेपन्स के लिए 40 मिलियन। ये डील कैसी रहेगी? ली कहता है 15 मिलियन पर वेपन काफी बेहतर है, पर इतना तो आप भी जानते हैं कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए लाइफ सेविंग टूल्स की तरह है। 25 मिलियन पर वेपन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बात सुन के किन काफी भड़कता है। तभी सियान वहाँ पर आकर बताती है कि जो आइटम तुम्हें चाहिए था वो आ चुका है। सियान अपने डैड को भी काबू में कर लेती है। किन कहता है
ठीक है, मैं बचे हुए 70 मिलियन युवान अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। उस आइटम की ऑक्शनिंग हो रही थी जो कि ली को चाहिए था। बीडर नंबर 14 6.5 मिलियन का ऑफर देता है। बीडर 17 10 मिलियन का ऑफर देता है। बीडर 6 15 मिलियन का ऑफर देता है। और क्योंकि अब ली के पास ऑलमोस्ट 70 मिलियन है तो वो भी बीडिंग कर सकता है अपना टोकन लेकर, जो कि 9 होता है। ली कहता है 30 मिलियन। वहीं पर ब्लैक पैंथर और सेहो भी मौजूद होते हैं। अभी काउंटिंग चल रही होती है और वो 2 तक कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे ही तीसरी काउंटिंग कंप्लीट होती वो आइटम ली को बेच दिया जाता, पर तभी सेहो कहता है 50 मिलियन। ली 60 मिलियन की बोली लगाता है। किन भी एडवाइस देता है कि ये जो आइटम है इसकी कीमत इतनी ज्यादा है नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें बोली रोक देनी चाहिए, ये पैसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। सियान भी इसी बात की सहमति जताती है। ली कहता है पता नहीं किसकी फाइनेंशियल पावर ज्यादा है, किन कॉर्पोरेशन की या फिर एनजी ग्रुप की। किन समझ जाता है कि ली यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो भी पूछता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। अभी तक बोली 70 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है। ली बचे हुए वेपन्स को लेकर आता है जो कि उसने पहले से ही रखे हुए थे। किन कहता है इन 2 वेपन्स को मैं पिछले ही प्राइस के साथ खरीद लूंगा, पर इतना कम पैसा काफी नहीं होगा बाकी के साथ कॉम्पीट करने के लिए। ली कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है चेयरमैन किन, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं क्वालिटी के साथ इसे डिलीवर करूंगा। किन अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बोली 70 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है। तभी सियान किन के कान पकड़ के कहती है आप इतने छोटे अमाउंट के लिए सोच रहे हैं, अगर ली इसे कवर नहीं कर पाया तो मैं आपको ये पे कर दूंगा। किन राजी हो जाता है। अगले ही सेकंड सियान ली को अपने साथ लेकर जाने लगती है ताकि ली और भी ज्यादा बोली लगा सके। ली बोली लगाता है 100 मिलियन। ये जो फ्रेगमेंट था वो कॉर्पोरेशन के कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल था, इसी वजह से सेहो इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, तो वो बोली लगाता है 200 मिलियन। ली 300 मिलियन की बोली लगाता है तो सेहो 400 मिलियन की। देन ली 500 मिलियन की बोली लगाता है। वहां पर बाकी के जो बिडर थे जो बोली लगाने के लिए आए थे उन सभी की आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों पागल हैं जो एक छोटे से फ्रेगमेंट के लिए इतना लड़ रहे हैं। क्या सच में इस फ्रेगमेंट की इतनी ज्यादा कीमत है? इस बार सेहो बोली लगाता है 1 बिलियन युवान की काउंटिंग स्टार्ट होती। 1 बिलियन, बिडर 2, वंस, ट्वाइस। अब बारी थी ली की। किन कहता है बच्चे अच्छे से सोच लो, अब बोली 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतने सारे वेपन्स को प्रोड्यूस कर सकते हो? इस बात पे दोबारा सियान अपने ही डैड पर भड़कती है। ली बोली लगाता है 2 बिलियन युवान की। इतनी बोली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ब्लैक पैंथर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बच्चे के पास इतने पैसे आए कहां से, बट सेहो को पता था कि इसके पीछे किन सांग का हाथ है, वरना ये बच्चा 2 बिलियन युवान कहां से ही पाएगा। बोली कंप्लीट होती है और आइटम सोल्ड होता है। बिडर नंबर 9 जो कि कोई और नहीं बल्कि ली होता है। सियान काफी एक्साइटेड होने लगती है क्योंकि ली जीत गया था, बट किन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहता है तुमने बोली तो लगा ली, पर ये बताओ अब 2 बिलियन आएंगे कहां से? इवन जो अमाउंट मैंने अभी तुम्हें दिया उसे काट भी दिया जाए फिर भी अभी तुम्हें 70 वेपन्स प्रोड्यूस करने हैं। क्या सच में तुम इतने सारे वेपन्स डिलीवर कर पाओगे? ली कहता है रेयर थिंग्स काफी वैल्यूएबल होती हैं, इतने सारे आइटम्स के साथ प्राकृतिक रूप से उसका प्राइस ऐसे तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा है। क्या इतना काफी होगा 2 बिलियन की भरपाई के लिए? ली एक स्नैप के साथ वहां पर ढेर सारे वेपन्स को लेकर आता है। किन को अब ली काफी पसंद आने लगता है। इसका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है और स्ट्रेंथ भी, तो वो सोचता है कि ली को कैसे भी करके अपने ग्रुप में रिक्रूट कर लिया जाए। सियान कहती है अगली बार अगर तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मुझे कॉल करना बिल्कुल मत। किन वहां से जाते हुए अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाता है। ली चेयरमैन को थैंक्स बोलता है। किन कहता है तुम उस आइटम को डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँ, तुम्हारे पास ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं, पर यही चीजें एनजी ग्रुप पर भी लागू हो। एनजी ग्रुप ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसे कोई एक संभाल सके। कभी कभार ये जरूरी होता है कि उन साथियों पर निर्भर रहा जाए जिनका मकसद सेम। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो मुझे कांटेक्ट करना। ये जाहिर है कि जाते वक्त किन ने ली को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। थोड़े समय बाद ब्लैक पैंथर पता करता है कि किन और उसकी बेटी यहाँ से जा चुकी है। अब सिर्फ ली ही बचा है जो कि फ्रेगमेंट को कलेक्ट करेगा। सेहो कहता है जब तक वो 3rd स्ट्रीट टेरिटरी से बाहर ना निकल जाए तब तक कुछ मत करना। ब्लैक पैंथर बताता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार मेरे पास जाओटिंग 3 स्किल्ड सी रैंक फाइटर्स के साथ मौजूद होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली जा रहा होता है, जहां वो इस वक्त यही सोच रहा था कि जाते वक्त किन साउ सांग ने जो कहा था उसके हिसाब से वो मुझे रिक्रूट करना चाहता है। वैसे तो एक साथी काफी यूजफुल हो सकता है जब तक वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। सांग भी बताता है कि एक ए रैंक का साथी जिसके पास इनफ फ्रेगमेंट्स हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम आराम
आराम से एस रैंक पहुंच जाओगे। क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ली कहता है मुझे तुम पर यकीन है। एंड देन सोचने लगता है कि यकीन वो भी तुम पर तुम्हें लगता है। एस रैंक पहुंचना कोई आसान काम है? इस पूरी दुनिया में सिर्फ 9 एस रैंक के प्लेयर्स हैं, या तो फिर कहें कि अवेकनर्स हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं पहले ही ट्राई में एस रैंक पहुंच जाऊंगा। ये सारी बातें ऑब्वियसली सांग भी सुन पा रहा था, बट वो कुछ करता नहीं है। ली देखता है कि उसका अपार्टमेंट चल रहा है, हर कोई वहां से भाग रहा था। ली को समझ नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ली को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि शायद ब्लैक पैंथर अपनी मूव चल चुके हैं। ली को अभी के लिए छुप जाना चाहिए जब तक मदद के लिए वहां पर लोग ना आए। ली कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। इस वक्त ली के सामने 4 अवेकनर्स होते हैं, जिनमें से एक जाऊ भी होता है जो कहता है आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए, अपने घुटने के बल बैठो और नाक रगड़ते हुए माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हारी इस वाहियात सी जिंदगी को बख्श। ली कहता है ब्लैक पैंथर ने सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर दी, जो तुम्हारे जैसे लोगों को भेजा सिर्फ मरने के। जाऊ कहता है चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम जेन्युइनली जो सी रैंक के लोग हैं उनके सामने क्या कर सकते हो। वो सभी लोग ली को घेरने लगते हैं, जिस पर ली उन्हें क्लियरली वार्निंग देता है कि तुम्हें क्या लगता है ब्लड ली ऑपर्ड मुझे मारने में नाकामयाब कैसे हुआ? ली के अंदर इतना कॉन्फिडेंट देखकर वहाँ मौजूद लोग भी थोड़ा हैरान तो होते हैं। उन्हें भी एक बार डाउट तो होता है कि हो सकता है ये अपनी ताकत छुपा रहा हो। तभी एक आदमी हमला कर देता है। ली स्टार्टिंग में तो कोई रिएक्शन नहीं देता, बट जैसे ही अटैक उसे हिट करने वाला होता है वो शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। ली हमला करते हुए कहता है मैं तो बस एक माइनर हूँ। एक आदमी मारा जाता है। ली दोबारा से शैडोज में गायब हो जाता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ली गायब कहाँ हो जा रहा है बार बार। बचे हुए 2 लोग हमला करते हैं और झाऊ वहाँ से भागने लगता है। ली कुछ ही सेकंड्स में उन दोनों को मार डालता है और फिर जाऊ का गला पकड़ते हुए कहता है तुम्हें तो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा होना चाहिए। आखिरकार तुम मेरे जैसे एक माइनर से डर क्यों रहे हो? तुम्हें आग से खेलना पसंद है ना, तो चलो तुम्हें आग से ही खिलवाता हूँ। जाऊ कह रहा था कि मुझे जाने दो, डायरेक्टर से हो और ब्रदर पैंथर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ली जाऊ को पकड़कर अपार्टमेंट में लगी उसी आग की तरफ फेंक देता है। जाऊ वहाँ पर गिरता है और जल के मारा जाता है। अब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका था और तभी वहाँ पर सियान और उसके साथ जो आदमी या तो फिर कहें कि गार्ड मौजूद होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। किन पूछती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है? ली क्लियरली कहता है कि उन्होंने मुझ पर हमला किया है तो अब मेरी बारी है। सियान मदद करने के लिए बोलती है। ली पूछता है आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करोगी? जिसपे सियान बताती है कि ब्लैक पैंथर गैंग ने काफी समय से मुझे भी परेशान करके रखा है और अब उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो मेरे एक दोस्त पर हमला करें। तुम मेरे कुछ चुनिंदा दोस्तों में से एक हो। ली थोड़ा देर सोचता है और फिर कहता है ठीक है, तो चलो ब्लैक पैंथर गैंग का खात्मा शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ली और सियान को एक अपार्टमेंट में। सियान बताती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक तुम्हें कोई नई जगह ना मिल जाए। ये जगह आमतौर पर तो खाली ही रहती है, तो कोई भी रूम पिक कर लो। ली एक रूम पिक करता है। सियान उसे रोकती है ये बोलते हुए कि इसे नहीं, पर जब ली गेट को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो रूम है ये काइंड ऑफ गर्ली टाइप का रूम है और ये सियान पर काफी सूट भी करता है। सियान थोड़ा तो एम्बैरस होती है क्योंकि उसे लगा था कि किन कॉर्पोरेशन की जो उत्तराधिकारी है बच्चों की तरह हरकतें करती है या वैसी चीजों से खेलती है। ये जानकर ली को थोड़ा तो अजीब लगेगा। ली कहता है मुझे लगता है लड़कियों के लिए ऐसा रूम नॉर्मल होता है और जब तुम बाहर ऐसे कोल्ड एक्ट करती हो उस हिसाब से तुम अभी कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हो। सियान शर्माने लगती है। आज से पहले उसे किसी ने क्यूट नहीं बोला था। अब ऐसा नहीं है कि सियान क्यूट नहीं है, वो तो बस किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो। सियान ली को धक्का देने लगती है और खुद से दूर करती है। ली हंसने लगता है। सियान बताती है कि अगर तुम्हारी सेफ्टी की बात नहीं होती तो मैं यहाँ भूखे पेट ऐसे नहीं रहती। ली कुछ सप्लाई को वहाँ पर लेकर आता है जो कि उसने इमरजेंसी के लिए बचा के रखे थे। सियान थोड़ा क्यूरियस होती है कि आखिरकार ली के पास ये सारे आइटम्स आए कहाँ से और ऑक्शन में ली उतने सारे वेपन्स को अचानक से सामने कैसे लेकर आया, जिसमें ली बताता है कि उसे जादू आता है। सियान कहती है ठीक है मुझे सिखा दो। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी ली को कुछ रियलाइज होता है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए सियान। ली ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उस पर नजर रखी जा रही थी, वो भी किसी और नहीं बल्कि सियान के ही डैड यानी कि किन साओ सॉन्ग के द्वारा। किन सॉन्ग इस वक्त काफी फिक्र कर रहा था कि कहीं उसकी बेटी को ये लड़का चुरा ना ले। ली कहता है अगर तुम अभी वापस नहीं गई तो शायद तुम्हारे पिता मुझे जान से मार। थोड़े समय बाद जब ली रूम में अकेला होता है तो वो खिड़कियां बंद करते हुए कहता है ये अपार्टमेंट ड्रैगन गेट के टेरिटरी में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब करे। अभी तक जो फ्रेगमेंट्स मिले थे
उनमें से एक लावा मिनोटर, एक ब्लड लियोपर्ड और एक ऑक्सन से मिला था। सॉन्ग उन फ्रेगमेंट्स को लेकर अपने काम पर लग जाता है, जिसपे ली पूछता है कि मैं हमेशा से क्यूरियस रहता था कि आखिरकार इन फ्रेगमेंट्स और डायमेंशनल पोर्टल्स के बीच का रिश्ता क्या है। सॉन्ग बताता है ये 3 फ्रेगमेंट्स प्रिजन गेट का बहुत ही छोटा हिस्सा है और तुम्हारी दुनिया में ये जितने भी डायमेंशनल पोर्टल्स हैं ये सब के सब प्रिजन गेट के इन फ्रेगमेंट से रिलेटेड हैं। वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। जब वो दोनों पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो वो एक रेतीली जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर ली कहता है कि तुम काफी कुछ जानते हो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार ये इंसेक्टॉइड्स और बीस्ट किन उसके अंदर क्यों होते हैं। सॉन्ग बताता है कि वो सभी प्रिजनर्स हैं जिन्हें तुम्हारी दुनिया के लोग ऑल्टरनेटिव डायमेंशन कहते हैं। वो असल में इंटर डायमेंशनल प्रिजन है जो कि ऐसे ही बीस्ट और इंसेक्टॉइड्स को कैद करके रखने के लिए बनाया गया था। अब इससे ज्यादा अगर तुम सवाल पूछोगे तो उनके जवाब के लिए तुम्हें यहाँ पर सभी ट्रायल्स को कंप्लीट करना होगा। अपनी नजरों के सामने देखो, ये स्काई टावर है, मेरा सबसे महान मास्टरपीस और तुम्हारा ट्रायल ग्राउंड। अंदर जाते हुए ली पूछता है कि आखिर ट्रायल से तुम्हारा क्या मतलब है। सॉन्ग बताता है कि ये स्काई टावर 6 फ्लोर से मिलके बना है। तुम्हारे फिलहाल के लेवल की बात की जाए तो तुम फर्स्ट फ्लोर पर ही जा सकते हो, जहाँ का अचीवमेंट शैडो ड्रैक होगा। गेट पर उन्हें एक बड़ी सी परछाई दिखती है। ली जब थोड़ा नजरें नीचे करता है तो वहाँ पर उसे शैडो ट्रैक दिखता है जो कि बड़ा ही छोटा था। ली कहता है क्या मुझे इससे लड़ना होगा? इससे लड़ना तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कमजोर को बुली करना। सैंग बताता है कि ठीक है, हंसते रहो, देखते हैं आखिरकार तुम्हारी हंसी कब तक चलती रहती है। ली जब शैडो ड्रैक के पास जाने की कोशिश करता है तो शैडो ड्रैक शैडो का एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। ली पीछे की तरफ फिक जाता है पर कैसे भी करके खुद को डिफेंड करता है। शैडो ड्रैक की एनर्जी 600% तक बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसका साइज भी काफी बड़ा हुआ लग रहा था। ली कहता है कि 600%? मैं जितना शैडो एनहांसमेंट यूज करता हूँ ये उसका 3 गुना है। क्या मुझे कोई दूसरा वर्जन मिला है? शैडो ड्रैक हमला करता है तो ली खुद को बचा लेता है एंड देन काउंटर अटैक करते हुए कहता है बड़ा साइज मतलब कि ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स। ली के इस हमले की वजह से उस शैडो ड्रैक को कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है। ली शैडो एनहांसमेंट का यूज करते हुए दोबारा अटैक करता है, जिसपे सैंग बताता है कि अगर तुम इसे टेम नहीं कर पाए तो तुम कभी भी फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ली पूरी स्पीड इंक्रीज करने के बावजूद भी जब अटैक करता है तो शैडो ड्रैक को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ली हैरान था कि आखिरकार इसका शैडो एनहांसमेंट इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों है। सैंग शैडो ड्रैक से कहता है तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, तुम्हारे सामने ये जो है इसे तुम खा सकते हो। शैडो ड्रैक के मुंह से लार टपकने लगती है और वो ली को खाने के लिए उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे तो ये शैडो ड्रेक सॉन्ग के लिए एक पेट था, पर जब तक ली इसे टेम नहीं कर लेता तब तक ली के लिए ये एक मॉन्स्टर की तरह है। ली को जब ये पता चलता है कि शैडो ड्रेक काफी भूखा है तो वो उसकी तरफ कुछ चिकन्स के लेग पीसेस फेंकता है और इसे वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक कहता है। शैडो ड्रेक ये देखकर काफी इंप्रेस होता है और वो एक एक पीस को पकड़ के खाना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली ये ली के लिए एक अच्छा मौका था तो वो अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू करता है। ली शैडो ड्रेक को शैडोज से जकड़ देता है। शैडो ड्रेक की जो टेमिंग थी वो कंप्लीट हो जाती है और फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस ग्रांट कर दिया जाता है। सॉन्ग को काफी एम्बैरेस्ड फील होता है क्योंकि उसके इस पालतू पेट को ली ने भूख का लालच की मदद से हरा दिया। ली को इस फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, जहां पर वो उन फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल को क्रिएट कर सकता है, वो भी सॉन्ग की मदद से। ली काफी इंप्रेस होता है क्योंकि अगर फर्स्ट फ्लोर पर ही इतना ज्यादा ऑसम रिवॉर्ड है तो फिर बाकी के फ्लोर्स पर तो और भी अच्छी चीजें होंगी। सॉन्ग कहता है चलो सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं, वहां पर चल के देखो कि आखिरकार वहां पर क्या है। वैसे तो वहां पर सिर्फ कुछ गार्ड्स ही हैं जिन्हें हराना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचने वाले होते हैं तो ली कहता है अगर फर्स्ट फ्लोर का पेट सी रैंक था, इसका मतलब सेकंड फ्लोर का जो पेट होगा वो इससे तो ऊपर ही होगा। वो दोनों पहुंचते हैं एक गेट के सामने। ली गेट को ओपन करता है और उसे अपने सामने एक थंडर किंग सर्पेंट दिखता है जो कि सी रैंक का था। साथ में ही वाटर एरो टर्टल जो कि सी रैंक का होता है। साथ में ही लावा मिनोटर जो कि सी रैंक का होता है। ली को यकीन नहीं होता कि सैंग इन सभी को अपने सर्वेंट्स बुलाता है। जब सर्पेंट चीखते हुए कहता है इस इंट्रूडर को मार डालो, एक एक करके ली पर ढेर सारे हमले होने लगते हैं। ली शैडो स्टेप, शैडो एनहांसमेंट और उसके पास ऑलमोस्ट जितनी भी टेक्निक्स थी उन सभी का इस्तेमाल करते हुए वहां से बच के निकलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ली एक जगह पर पहुंचता है और इससे पहले कि वो सभी सर्वेंट्स जो कि बेसिकली मॉन्स्टर्स हैं वो ली पर हमला कर पाएं, ली गेट को बंद कर देता है। ली कहता है तुमने इनके बारे में झूठ बोला, तुमने ये जानबूझ के किया ना, ये तुम्हारे नौकर तो नहीं हो सकते। सैंग बताता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, वो सब मेरे नौकर ही हैं, वो तो बस तुम्हारी एबिलिटीज उतनी नहीं। ली कहता है अच्छा बताओ जरा
अगर वो तुम्हारे नौकर हैं तो बताओ लावा मिनोटर और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। सैंग कहता है आग को उत्पन्न करना। ली पूछता है थंडर किंग सरपेंट क्या करेगा। सैंग बताता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। देन ली पूछता है ये बताओ वाटर एरो टर्टल क्या कर सकता है, जिस पे सैंग कहता है फ्लोर्स को साफ करेगा। ली कहता है अच्छा ये बताओ वो जो एब्रेंट्स थे वो क्या करेंगे। सैंग बताता है कि उनका काम कोई निर्धारित नहीं, हो सकता है वो चीजों को इधर उधर करें। अचानक ली के सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है ए रैंक लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड अप्रोचिंग। असल में ये मैसेज पोर्टल से और इस टावर से बाहर के वर्ल्ड यानी कि इंसानों की दुनिया में जो ए रैंक का अवेकनर है उसके डिटेक्शन को बता रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली वहां से वापस आ चुका है। उससे मिलने के लिए किन और सियान ये दोनों आए हुए हैं। किन कहता है कि मैंने सुना तुम ब्लैक पैंथर गैंग के साथ अपने इस झगड़े को सुलझाना चाहते हो। ली बताता है कि हाँ ये सच है, ब्लैक पैंथर ने ऑलरेडी मुझे टारगेट किया, तो मेरा निर्णय तो यही है कि मैं खुद को डिफेंड करने की बजाय पहला हमला खुद ही कर दूं। अब वैसे तो ब्लैक पैंथर गैंग ने कई बार ड्रैगन गेट की टेरिटरी को भी उकसाया है, पर अभी तक किन साओ सॉन्ग ने कोई मूव नहीं किया। उसके पीछे का रीजन बताना शुरू करता है। किन ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी वजह से बैलेंस टूट जाएगा। हासिंग में जो भी 3 मेजर पावर्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा चेक इन में रखते हैं, जैसे कि वो टियान चाओ सिटी के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है एक मेयर के रूप में, निंग डोंगो एनजी ग्रुप को कंट्रोल करता है इकोनॉमिकल रूप में, और मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो उन दोनों के मिडिल में आती है यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में। तो भले ही मुझे ब्लैक पैंथर गैंग पसंद ना हो, मुझे उनके बोलिंग और एक्सटॉर्शन से दिक्कत हो, फिर भी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं ब्लैक पैंथर गैंग पर हमला करूंगा तो हो सकता है निंग डोंगो और टियान चाओ ये दोनों साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निंग डोंगो और मैं एक दूसरे को कमजोर कर दे और फिर वो टियान चाओ पूरी पावर का कंट्रोल अपने पास सीज कर ले। ली समझ जाता है कि किन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किन इन सभी मामलों में अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना चाहता था। किन कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं चाहता हूं कि तुम और सियान एक नए फैक्शन को फॉर्म करो उनसे निपटने के लिए। बाकी बैकएंड में मैं तुम दोनों का सपोर्ट करता रहूंगा। तुम काफी स्मार्ट हो तो मैं फंड और पर्सनल लेवल पर तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। साथ में ही तुम और सियान एक्सिक्यूटिव ही हो। इस तरह से 2 परिवारों के बीच कोई खास मतभेद भी नहीं होगी और आराम से हमारा काम भी हो जाएगा। अंत में अगर तुम फेल भी हुए तो भी मैं एक मीडिएटर के रूप में तुम दोनों को बचा लूंगा। ली काफी इंप्रेस होता है कि किन ने ये सब कुछ एक ही रात में प्लान कर लिया। किन वहां से जाते हुए कहता है अगर मेरी बेटी ब्लैक पैंथर गैंग से डील करने के लिए तुम्हारी मदद करने को नहीं कहती तो मैं यहाँ पर आता भी। आखिरकार तुमने मेरी बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है। मैं अपने पैसे और रिसोर्स यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, शायद मैं अपनी बेटी को भी खो दूं। सच में ये डील बड़ी ही वाही। किन वहां से चला जाता है। किन की ये बातें ली सुनता है तो वो सोचता है कि किन को अपने मन की बात अपने मन में ही रखनी चाहिए, कम से कम इतना तेज तो ना सोचे। गेट पर पहुंचने के बाद किन थोड़ी देर रुकता है बट सियान उसे वहां से बाहर निकाल देती है। ली डिसाइड करता है कि उसका सबसे पहला स्टेप होगा मिशंस को एक्सेप्ट करना। डायमेंशनल रिफ्ट में जितने भी मिशंस हैं या तो फिर कहें कि जितने भी अवेलेबल मिशंस हैं वो सभी ली एक्सेस करने के बारे में सोचता है। सियान भी इसके लिए राजी होती है और वो कहती है कि अरेंजमेंट्स वो कर देगी। एक बार ली के हाथ वो सारे फ्रेगमेंट्स लग जाएं और वो उसे बाइंड कर दे तो फिर ब्लैक पैंथर गैंग के सबसे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अगली सुबह सारी अरेंजमेंट सियान कर देती है। सियान ने फैक्शन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने फैक्शन को क्रिएट किया और क्योंकि ली ने कोई भी नाम डिसाइड नहीं किया था तो सियान ने उसके ही एबिलिटीज के ऊपर उस फैक्शन का नाम रख दिया शैडो फैक्शन। उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सभी सी रैंक के अवेकनर्स थे और ऐसे अवेकनर्स के साथ ली अब काफी एफिशिएंटली ब्लैक पैंथर गैंग से लड़ सकता था। सियान पूछती है कि अब हमारा अगला मूव क्या है। और हाँ वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो इन्होंने मास्क लगा के रखे हैं ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आइडेंटिटी छिपी रह सके। ली बताता है कि ठीक है आइडेंटिटी छिपाना एक अच्छा डिसीजन है और हमारे अगर अगले मूव की बात की जाए तो हम ब्लैक पैंथर गैंग के जितने भी काम हैं उन सभी को छीन लेंगे। वैसे तो उनके बहुत सारे काम हैं पर हम कुछ वैल्यूएबल को ही छीनेंगे। मेरे पास इसके लिए प्लान्स भी हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को जिसको एक आदमी आकर बताता है कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। पैंथर काफी हैरान होता और उसे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नया फैक्शन जो कि हाल ही में बना हो वो उनके काम छीन रहा है। बट आदमी बताता है कि हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। वो हर एक मिशन के लिए 5-6 सी रैंक अवेकनर्स को भेज रहे हैं। हमारे पास इतने सी रैंक के अवेकनर्स नहीं है। पैंथर कहता है कि जितने भी स्लॉट्स बचे हुए हैं वो सारे खरीद लो, कैसे भी करके मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा पैसे लगे तो ज्यादा पैसे से खरीद लो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ली और सियान को। अब तक रिफ्ट के जितने भी स्लॉट्स थे वो बिक चुके थे। सियान हैरान थी कि आखिरकार इसके बारे में ली को पहले से ही कैसे पता था, जिस पर ली बताता है कि माइनर्स का एक रूल होता है, जो भी सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स होते हैं भले ही वो बड़े हों या छोटे, वो हाई क्वालिटी
क्वालिटी ऑर्स और रेयर आइटम्स को छुपा लेते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट कर सके। देन वो उसे स्मगल करते हैं। पर पास्ट में ब्लैक पैंथर गैंग ने अपने कुछ जासूसों को उनके बीच भेजा ताकि वो रॉबरी के टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उन ऑर्स और जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें ब्लैक पैंथर गैंग ने खुद चुराना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो जो भी चीजें थी वो ऑलरेडी चोरी करके ले जाई जा रही थी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी वजह से ब्लैक पैंथर गैंग को भी काफी फायदा हुआ। देन उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्लॉट्स के प्राइस हाई हो गए क्योंकि डायमेंशन में एंटर करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती ही थी। इसी वजह से अगर हम स्लॉट्स को ज्यादा पैसे में बेचेंगे तो भी वो खरीद ही लेंगे। ली वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए बताता है कि ये एक डायमेंशनल रिफ्ट है। इस इलाके में जितने भी सारे डायमेंशनल पोर्टल्स हैं मैंने उन सभी को मार्क कर दिया है। मैं उनमें से किसी में भी एक छोटा सा पोर्टल ओपन कर सकता हूँ। हमें बस अब मॉनिटर करना है कि आखिरकार जितने भी एक्सपेंसिव स्लॉट्स उन लोगों ने खरीदे हैं वो किस डायमेंशनल पोर्टल के हैं। एक बार जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ भरोसेमंद लोगों को लो और यहाँ पर निगरानी करने के लिए खड़ी रहना। सियान कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी इस काम करने में काफी मजा आता है। ली स्माइल करते हुए कहता है ठीक है तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट्स में बताना कि ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।